फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े। रियल स्टेट कंपनी ने मुझे बुक किया, 2.5 लाख रुपए मैंने सेशन के लिए उनको बोला, उन्होंने मुझे चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। रिप्लाई नहीं आया, ओ ये हुआ नहीं है, किया गया है। अरे तेरी फड़ी मोटी है, औजार छोटा है, तेरे में दम ही नहीं है, फोड़ पाएगा, इसका मतलब मोटिवेशन तेरे लिए बेकार है। हर्ष जैन जी कौन है? पहला सवाल ही इतना भारी पूछा है आपने। कौन सा गाँव था? अरे बाप रे, गाँव का अगर नाम बता दिया। सर मेरे से पहली बार मिले नैनीताल में, टोपी लगा रखी थी इन्होंने। बोले सर मेरा आईडी कार्ड मैंने छुपा रखा, देखो अभी आप मुझे पहचानोगे। इस आईडी कार्ड के पीछे का क्या कारण है? जिस वक्त ये घटना हुई थी वो दिन था 14 मार्च 2016। उस दिन मैंने बालों को छोड़ दिया था। आप कुकर लेके जाते हैं कई जगह? मेरा उस जगह पे भोजन नहीं होता जो रसोई नॉन वेज और वेज दोनों बनती। राष्ट्रीय उत्सव हो गया, वही अंबानी जी की शादी। फालतू के चोंचले हैं, ये चोंचलों में मरवा दिया साला। इस राजस्थान के मारवाड़ियों का दबदबा पूरी दुनिया में। तो आपके क्रिकेट के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आज पहली बार पता चला। वो सपना 2000 में छूट गया। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्किल तुम्हें मोटिवेट नहीं करता तो वो सर्किल नहीं पिंजरा है। बचपन में दोस्त था श्यामा, मैं पीछे गया, पीछे सूतली बम रखा, पीछे से सारा सामान खत्म। जिस आदमी ने मोटिवेशन लेते 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 अपने जीवन का पुरुषार्थ नहीं किया, उसके लिए मोटिवेशन को गाली देना ही धर्म है। कमाते कितना होता सबके पास है, लेकिन दिखाता कोई नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे लेटेस्ट एपिसोड में। और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर हर्षवर्धन जैन। इनके बारे में कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पे इनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज इनके मंथली आते हैं। ये आम व्यक्ति को, आम आदमी को और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूथ को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। और इनके फैन पूरे देश में नहीं विदेशों में भी है। अब आपने इनके किस्सों को सुना है, कहानियों को सुना है, इनके अंदाज को देखा है, लेकिन भाई साहब पर्दे के पीछे हर्ष जैन क्या है वो आज इस पॉडकास्ट में देखेंगे। ये आपको स्ट्रगल में मोटिवेट रहना तो सिखाते हैं, इनके स्ट्रगल क्या रहे, इनकी जर्नी क्या रही, ये कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करते हैं और अलग अलग मुद्दों पे इनकी क्या राय है, सब जानेंगे आज के एपिसोड में। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं आज के जबरदस्त पॉडकास्ट की शुरुआत। तो बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका। थैंक यू सो मच राहुल जी, दिल से शुक्रिया आपका। हाँ जी सर। सर देखो आप क्या कर रहे हैं वहां से चालू करते हैं। वो क्या ना, आजकल मूवी की जो सबसे अच्छी स्टाइल, चाहे भाग मिल्खा भाग हो या कोई भी, पहले एंडिंग सीन दिखाते हैं और फिर उसके बाद से पूरी कहानी सुनाते हैं, फिर वापस एंड पे लेके जाते हैं। तो अपन एंडिंग सीन से ही चालू करते हैं कि राइट नाउ अभी आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। फिर हम आपके बैकग्राउंड पे चलते हैं कि हम आपको जानते हैं एज अ यूट्यूबर, हम जानते हैं आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। उसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं, और आपकी भाषा में अगर कहें तो हर्ष जैन जी कौन है? राहुल जी, पहला सवाल ही इतना भारी पूछा है आपने, क्योंकि इसमें पूरी जीवन के 44 साल का निचोड़ पूछ लिया आपने। हाँ हाँ हाँ। मैं अगर मेरी लाइफ के 44 इयर्स को अगर समराइज करूं और जीवन का अर्क निकाल के आपसे बात करूं, तो काम जो भी रहा हो, मतलब 10 साल की उम्र में अपनी एक अलग जिम्मेदारी थी, 20 साल की उम्र में अपनी जिम्मेदारी थी, 20 से लेके 44 तक के लाइफ का एक अलग जिम्मेदारी थी। लेकिन अर्क ये है, काम चाहे मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों को संदेश दिया हो, चाहे वो हमने मोटिवेशन के क्षेत्र में काम किया हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में काम किया हो, जहां भी अपने जीवन का कुछ समय दिया, वहां पे एक चीज मैंने की, मैंने रिफॉर्म किया। और मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि मैं रिफॉर्मिस्ट हूं। मैंने अपने जीवन में 5 क्षेत्रों में ऐसा विस्फोटक परिवर्तन देखा है। उस परिवर्तन से आभास हुआ 37 इयर्स की एज में कि यार मैं रिफॉर्मिस्ट हूं। फाइनली मैंने अपने आप को ढूंढ पाया मैं हूं क्या। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स कब पब्लिक कहने लग गई वो भी मुझे खबर नहीं लगी, वो हो ही गया। कब यूट्यूबर कहने लग गई, कब डायरेक्ट सेलर कहने लग गई, ये लाइफ की यात्रा का एक हिस्सा होता चला गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा, मैंने सब जगह का जब निचोड़ निकाला कि मेरे जीवन में बड़े विस्फोटक परिवर्तन हुए। शारीरिक रूप से जब मेरी एज थी 18-19 साल और 30 किलो वजन लेके जब मैं खेतान हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, भर्ती था, तब मैंने लगा यार शरीर पे ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन से संकल्प लिया, जिस दिन उस हॉस्पिटल की सीढ़ी उतरा था, वो 18 साल की उम्र थी। अब इस जीवन में इस शरीर को ऐसा साधक बनाऊंगा जो मुझे मदद ही करेगा, ये मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। तो मैंने शारीरिक रूप से रिफॉर्म किया। तो मैंने कहा आई एम ए रिफॉर्मिस्ट। फिर मैंने मानसिक रूप से रिफॉर्म किया। मैं एक गांव का पला बड़ा आदमी जब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता चला गया, तो इस यात्रा में सभी लोगों के साथ समन्वय बनाना था। तो फिर विस्फोटक परिवर्तन किया अपनी मेंटेलिटी में, और समाज से सीखता गया और दुनिया में जो भी ग्रो कर रहा था उससे सीखता चला गया।
फिर सामाजिक मूल्यों को समझा कि जीवन में मनुष्यता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामाजिक मूल्य बहुत काम करते हैं। तो अपने आप को रिफ़ॉर्म किया, सोशली रिफ़ॉर्म किया, सामाजिक मूल्यों में सिखाया। वही आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध बनाने में विस्फोटक परिवर्तन किए और संघर्ष वाले निर्णय लिए और स्पिरिचुअली अपने आप को अपने गुरुजी के आशीर्वाद से रिफ़ॉर्म किया। तो अब जीवन में जो भी बात कहता हूँ, जो भी शब्द बोलता हूँ, जो भी कुछ घटा है, पहले अपने ऊपर लागू करता हूँ और ये एहसास करता हूँ क्या इसमें मेरे जीवन में सुधार हुआ? अगर वो हुआ तो ही डिलीवर करता हूँ। तो मैं तो एक रिफॉर्मिस्ट हूँ, एक सुधारक हूँ। पहले खुद को सुधारने का प्रयास करता हूँ, फिर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में वैल्यूएट करता हूँ। तो सर आपने बहुत सारे पढ़ते अलग-अलग पड़ाव बता दिए और जैसा आपने कहा ना कि पहले ही आपने ऐसी बात कह दी कि पूरे पॉडकास्ट में सबका इंटरेस्ट हो गया कि यार ये कौन से 5 फील्ड में काम कर लिया, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या सुधार कर लिया, कहाँ से निकले, कहाँ? तो उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं सर आपके बचपन से ही चालू करते हैं कि गाँव जो है ना कि कौन-सा गाँव था, अरे क्या बाप रे! पिताजी करते गाँव थे, का अगर क्या नाम बता दिया, ओके। एजुकेशन थी, कैसे किया और ये क्या-क्या पड़ाव पे क्या-क्या हुआ? क्योंकि कहानी पूरी जाननी है। देखो पर्दे पे आप क्या कहते हो ना सब आपके फैन हैं। और मैं आपका फैन इसलिए हूँ कि पर्दे के पीछे वाला जैन जी को जानता हूँ। अब उसको बाहर निकालना है। राइट, राइट। खुल के बात करेंगे। तो राहुल जी जर्नी शुरू हुई, छोटे से गाँव में पैदा हुए, जयपुर का ही रहने वाला हूँ, इसी परिवेश में पला-बड़ा हूँ। जयपुर के आस-पास के छोटे से गाँव हाँ से जी, आप। हाँ जी, हाँ जी, डेफ़िनेटली। तो जीवन की यात्रा शुरू हुई और यूँ कह सकता हूँ अगर मैं आप हर्षवर्धन जैन की अर्ली लाइफ़ को अगर बात करें, तो एक चंचल लड़का, हुँ, एक शरारती लड़का, एक उद्यमी लड़का, पहले उद्यमी बोलते थे, बाद में समझ में आया हाँ, अरे नहीं रे हम तो उद्यमी उद्यमी हैं। है। तो वो बाद में खुशी हुई, पहले तो ये समझते थे बहुत नटखट है, बहुत चंचल है, बहुत शरारती है। शरारतें एक रूप लेती गई। शरारतों ने और चंचलता ने एक रूप लिया सही संगत में। सही संगत में मेरी चंचलता और शरारत एक दिशा में चलती चली गई और वो सब पॉज़िटिव होता चला गया। फिर भी अगर थोड़ा मैं आपको बताऊँ क्योंकि आपने इतना गहरे से पूछा है हाँ, तो हाँ, मुझे हाँ, फिर हाँ। याद आ रहा है कि बचपन में शरारतें किस रूप की थी कि जब मतलब दिवाली सबके लिए हो सकती है लेकिन मेरे लिए दिवाली अगर स्पेशल नहीं हुई तो मज़ा नहीं आया। तो उम्र चाहे मेरी 8 से 10 साल हो लेकिन सब लोग जब रॉकेट छोड़ते थे तो वो बोतल में यूँ रखते थे या मिट्टी में रखते थे और जाती थी। लेकिन मेरे को मेरी चंचलता और मेरे शरीर में स्पंदन इतने उठते थे कि जब तक रॉकेट यूँ नहीं लगाएँ, हाँ, तब तक आनंद नहीं है। अब बेचारे आस-पास में झोंपड़ियाँ, आस-पास में गाँव का परिवेश है और मैंने 10 बोतलों में यूँ रखवा दिए रॉकेट को और अब मैं उस टाइम वो पिक्चर भी आ गई थी गेंडा स्वामी की हाँ, ये तिरंगा, तो मैंने यूँ मिसाइलों को करवाया हाँ। और मैंने कहा फायर! तो सारे दोस्तों में सरदार तो होता ही था, तो फायर अब किसी की बेचारे की झोंपड़ी में, किसी की धोपती में, किसी की बुझ रही है, किसी की जल रही है। आज भी याद करता हूँ ये कैसे हो सकता है? तो एक बचपन में एक दोस्त था श्यामा, तो वो हम लोग थोड़ा-सा यूँ कहें कि शरारती तो थे लेकिन खाने-पीने में थोड़ा शुद्ध थे। तो शराब और इन चीज़ों से दूर रहते थे और वो यूँ था, तो वो हमारे ऊपर कभी यूँ पटाखे फेंके, यूँ फेंके, मेरी टीम के ऊपर यूँ डिस्टर्ब करे। तो मैंने कहा श्यामा तेरे को बताना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक दिन क्या उसी दिवाली के दिन कि बैठने की कोशिश करी, उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा था, तो बैठने के बाद उसके 1.5 फीट का गैप रह गया पीछे, इतनी जगह हुँ, थी। हुँ। मैं पीछे गया, पीछे सूतली बम रखा और पीछे से श्यामा ब्लास्ट, पीछे से सारा सामान खत्म। अब मैंने कहा अरे यार ये तो ज़्यादा हो गया, तो ओ बाप रे! अब मुझे कल दूसरे दिन, तीसरे दिन गया और मैंने कहा ले यार ये लाल तो हो गई क्षमा लेकिन अब बरनौल भी मैं लगा के जाता हूँ। 10-15 दिन बेचारे के बरनौल लगाया, ठीक हुआ, आगे बढ़ा। ऐसी शरारतें थी। ऐसी शरारतों ने जो ऊर्जा पैदा की थी, वो ऊर्जा फिर गुरुओं ने फिर मेरे मार्गदर्शकों ने, मेरे गार्जियन ने, मेरे गार्जियन को मैं कहूँ तो मेरे ताऊ जी, जो हमारी फ़ैमिली में एक ग्रोइंग नेचर के, उन्होंने अपने जीवन में जो जो दुःख-दर्द देखे लेकिन मंजिल भी छुई, तो वो एज़ ए गार्जियन, फिर मेरे एक पंडित भगवान साईं जी विद्या वाचस्पति जो बचपन में जिनको देखा, तो उनके जीवन से स्पिरिचुअलिटी देखी। तो चीज़ें ऐसी मिली, प्रकृति ने सोर्सेज़, लोग और ऐसे व्यक्ति आस-पास में दिए जिनसे प्रेरणा मिली। ऊर्जाएँ सही दिशा में लग गईं, बचपन से थोड़ा-थोड़ा बाहर आने लगे और ग्रो की करने लगे। गाँव की शैतानियाँ चीज़ें अपना रूप लेने लगी। फिर कहानी शुरू हुई 1980 का मेरा बर्थ है। 20 साल तक जीवन में जो भी उठा-पटक करने थे वो किए। 20वें साल की उम्र जब आई तो लाइफ़ में सीरियस हुए कि अब तो कुछ करना है। उस वक़्त डायरेक्ट सेलिंग आई। तो समझ में आया कि कुछ करते हैं सेल्स में। थोड़ी-सी दिशा तेज़ गति से बढ़ने लगी। 2, 4, 5 साल हुए, उन 5 सालों के बाद 25 साल की उम्र हुई तो फिर जीवन में सुशीला प्रकट हुई। सुशीला प्रकट हुई तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें अलग बदल गई। कहते हैं ना पाँव फेरा, पग फेरे का हाँ, हाँ, फ़र्क हाँ। पड़ता है। उसके बाद डायमेंशन बदलते चले गए। तो छोटे-छोटे सेगमेंट में देखूँ तो मेरी शैतानियाँ, मेरी हॉबीज़ क्रिकेट में मैंने बहुत जीवन दिया है। 1990 से लेके 2000 तक जीवन को क्रिकेट में बहुत खपाया है। इतना खपाया है कि ऊपर लेवल पे भी खेला हूँ
लेकिन खूब सारी लीडरशिप दिखाई है, खूब ट्रॉफीज़, खूब प्रोग्राम्स, खूब ऐसी चीज़ें जो क्रिकेट को वो करे, वो भी किया। तो अपनी हॉबीज़ को, अपनी अर्ली लाइफ़ को, एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, डमरू मॉडल पे थे, जैसे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, एक सिकुड़ता जा रहा है मिडल क्लास। तो हाँ, हम पढ़ाई में थे, ना फर्स्ट डिवीज़न, ना थर्ड डिवीज़न, हम थे सेकंड बीच में डिवीज़न वाले, डब्ल्यू थे। बीच वाले। तो लेकिन ऑब्जर्वेशन लाइफ़ में कैसी रही, सेंसेज इतनी एक्टिव रही कि क्लास में चाहे डमरू रहे सेकंड डिवीज़न, लेकिन जीवन में जो देख लिया एक बार, जो एक बार गौर से देख लिया, वो प्रिंट हो गया। चाहे वो गाँव की महिलाओं के गाने हों, चाहे वहाँ के कोई स्कूल में करने वाला कोई नाटक हो, चाहे कोई भाषण दे रहा हो, इतना प्रिंट होता था कि मैं जब 8th क्लास में गाँव से पहली बार बाहर निकला और एक बस को चलाते हुए ड्राइवर को देखा, तो वो मेरे प्रिंट हो गया। 2 साल मैंने उसे इतना गहरे से देखा कि जब मेरी उम्र 13 वर्ष हुई और एक बड़ी मेटाडोर, जिसमें अमिताभ बच्चन को किडनैप करते थे डॉन वाली मूवी में, हाँ, वो मेटाडोर मेरी ताऊजी की स्कूल वाली, वो जून के महीने में घर पे खड़ी कर गए, चाबी थी और स्कूल की छुट्टियाँ थी। मैंने कहा तेरी तपस्या का फल अब मिलने का बारी आ गई। मैं चाबी लिया और 13-14 किलोमीटर उस गाड़ी को चला के आया, इतनी बड़ी मेटाडोर। वो लाइफ़ का पहला व्हीकल था मेरे जीवन में, जो मैंने पहला व्हीकल चलाया। तब मुझे समझ में आया, यार ये अगर बहुत प्राणों से देखे और बहुत जिज्ञासु होके देखे तो कुछ हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन ऐसी रही, तो फिर नाटक में नंबर 1, भाषण में नंबर 1, जो बता दिया स्क्रिप्ट वो, एक बार अंग्रेज़ बना दिया तो अंग्रेज़ बन गए, एक बार छोगा बना दिया तो छोगा बन गए, गाय-भैंसों को चराने वाला बनाया तो वो बन गए। जो रोल दिया उसे देखा, देखते ही भीतर गया। तो यूँ कहें कि एजुकेशन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे जीवन खड़ा हुआ और आज भी वही है कि मैं चीज़ों को सीखने का नेचर है, तो ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो फैमिली लाइफ़ ग्रो करती गई। माता-पिता का आशीर्वाद है, आज भी मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है। हम 2 भाई, 1 बहन हैं, तीनों की शादियाँ हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं और छोटे भाई के 3 बच्चे हैं। सब लोग साथ हैं, जीवन चल रहा है, आशीर्वाद है प्रभु का। आप जैसे दोस्तों की शुभकामनाएँ हैं, ये मेरी एक लाइफ़ का हिस्सा रहा। ग्रेट सो ग्रेट। तो आपके क्रिकेट के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आज पहली बार पता चला। ऊपर लेवल तक रणजी तक पहुँचे या फिर क्लब लेवल मतलब तक कहीं रणजी का पहुँचे? सपना था कि हाँ, भाई मैं खेल पाऊँ, तो उस वक़्त तो सी डिवीज़न ही खेला था 20 साल की उम्र तक। हाँ। लेकिन जो 10 साल क्रिकेट को दिए, वो सपना 2000 में छूट गया। ऐसे-कैसे क्रिकेट के सारे साधन और गहने छूट गए, सारे मैदान सूने हो गए जो-जो मैंने बनाए थे। हुँ। 4-5 जगह तो मैंने सीमेंटेड पिच बनाए, ग्राउंड बनाए, ट्रॉफीज़ करवाई, खूब सारे काम किए, खूब माहौल बनाता था। और जैसे ही सन 2000 में अपने करियर के लिए चालू हुआ, तो वो सब ऐसे, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ में लगता हूँ, तो फिर ऐसे प्राणों से लगता हूँ, वो सब छूट ही जाता है पीछे। वो बदलाव करने की ताकत भगवान ने दी है, पूरा बदल जाता हूँ। वो सर अगर उस समय आईपीएल आ जाता तो मतलब कोई ना कोई टीम से तो शायद राजस्थान रॉयल को तो दिला ही देते। हाँ, क्या राजस्थान रॉयल हुआ? को तो 2-3 ट्रॉफी और दिला देते। सही बात है और यूँ कहें कि एक मार्गदर्शक, एक गुरु, एक कोच चाहिए होता है। गाँव के जो अभाव का जीवन होता है, जहाँ पे चीज़ें नहीं मिल पाती है, उस अभाव से आगे नहीं पहुँच पाए और हुँ। लाइफ़ दूसरी तरफ टर्न हो गई। लेकिन जब मैं 37 साल का हुआ, 17 साल बाद जब फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, 17 साल बीत गए, मतलब 37 साल का हो गया, तब फिर मैंने वेटरन रणजी का मैच खेला, उनके हुँ। साथ फिर मैंने अपना जीवन का सपना पूरा किया। क्योंकि जब मैंने 37 साल की उम्र में दोबारा खेलना जब चालू किया, तब तो 8-10 सेंचुरीज़ तो तब बनाई ऑन द रिकॉर्ड। पहले 19-20 सेंचुरीज़ ऑफ द रिकॉर्ड बनाई होगी, तब जम के खेला। तो उस खेल के माहौल में फिर हमारे 1-2 परिचित थे, उनके थ्रू वेटरन रणजी के साथ खेला। उन लोगों के साथ खेला जो उस वक़्त मेरे आइडियल थे। हुँ। मैंने कहा इनको देख के बड़े हुए हैं, तो वो सपना ऐसे रहा। अब यूँ कहें, अब 44 साल का हूँ, अब ईसीएल हो रहा है। ईसीएल हाँ। के बारे में आपने सुना हो तो एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, जैसे सेलिब्रिटीज़ क्रिकेट लीग होता हाँ, है, हाँ, हाँ। उसमें 6 टीमें हैं, देश के 120 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खेलेंगे उसमें, 6 टीमें हैं, जिसमें हम यूँ कहें थोड़ा-सा उम्र बड़े वालों की टीम सोनू जी की है, हाँ, सोनू हाँ। शर्मा जी, जो उनकी भी एक टीम है दिल्ली डायनामिक्स दिल्ली के नाम से, हाँ, हाँ। उसमें मैं अब खेलूँगा। तो मुंबई में हमारे मैच हैं सितंबर में, तो अब उस टीम वापस पे ही थोड़ी लगाना है फिर उस टीम पे ही मतलब उम्मीद उसी टीम से लगानी है। राइट, 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 राइट। चलो, हाँ, तो सर अभी आपने जो कहा 20 साल की उम्र में पहली बार आपने उसमें गए। वो आपकी पहली इनकम अगर मैं बोलूँ आपको कि पहली बार जब कमाने के बारे में सोचा या कुछ करने के बारे में गंभीर सोचा तो वो फर्स्ट टाइम था और वो जब 20 साल की एज थी, दाढ़ी मूंछ में नहीं आई थी। हाँ, 20वें साल की उम्र में समझ में आ गया था कि अब जीवन को बदलना है। तो अब उसमें जैसे आपने कहा मैं रिफॉर्मिस्ट हूँ, तो उसमें क्या चलता था जब आप गए? और फिर क्या रिफॉर्म लेके आए? एक गाँव का आदमी, साधारण आदमी, जिसकी एजुकेशन हिंदी मीडियम है, हुँ, जिसने माहौल हमेशा साधारण देखा है, उसे अचानक ऐसे लोगों के बीच में, जहाँ बुक्स हैं, जहाँ टेप्स हैं, जहाँ सीडीज़ हैं, जहाँ सेमिनार्स है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे सेल, तो अचानक चकाचौंध सा लगा
तो मेरे को मेरे मार्गदर्शक ने कहा, आपको अपने जीवन को बदलना होगा। आपको अपनी संगत बदलनी होगी। आपको थोड़ा-सा आइडियोलॉजी में और रिफ़ॉर्म करना होगा। तो मैंने वो दिन था 29 सितंबर सन 2000। उन्होंने कहा कुछ तो चेंज चाहिए। तो जो 20 साल की उम्र में थोड़ी बहुत दाढ़ी-मूंछ आती है ना, उन्होंने कहा कुछ चेंज कर सकते हो? मैंने कहा कर सकता हूँ। कि आप ये दाढ़ी-मूंछ हटा सकते हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने जब पहली बार 6 अक्टूबर सन 2000 को ये चेंज किया तो सारे बच्चे, सारे दोस्त हँसे मेरे ऊपर। "ए, अब वो होता ही है, पहली बार हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि अजीब-सा बच्चा लगता है, सही अलग-सा। बात लगता अब है। आजकल तो ट्रेंड है लेकिन उस टाइम तो हमेशा क्लीन ही रखने का हाँ, हाँ, ट्रेंड हाँ। था। तो मैं उस चेंज को सहन किया। फिर जब पहली बार टाई और कोट लगाया तो पूरे गाँव वाले दोस्त, "ये ब्याह में जा रहा है क्या? क्या क" ये सब झटके सहे, ये सब टॉन्टिंग सही। अब दुनिया आ रही होती थी, मैं निकल रहा होता था क्योंकि यूँ कहें कि पार्ट टाइम बिज़नेस को करते हैं तो वो शाम को जो लोग फ्री होते थे, उन्हीं के पास अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाना होता है। तो जब मैं उनके पास जाने लगता था, लोग कहते, "अरे! दुनिया आ रही है, तू जा रहा है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है?" बाद में मुझे किसी ने समझाया, दुनिया में चैंपियंस लोग रात को भी काम करते हैं, तो मेरे को वापस मोटिवेशन मिला। मतलब मैंने जहाँ जाने की कोशिश की, वहाँ वो छोड़ना अपने आप में बड़ा रिफ़ॉर्म करना था। वो छूटता नहीं है, वो संगत छूटती नहीं है, वो मोहल्ले के किस्से नहीं छूटते हैं, वो ठहाके नहीं छूटते हैं, वो लोगों की बातें करना नहीं छूटता है। ये मैंने एक झटके में कनेक्शन काटा, एक झटके में छोड़ा और उस दर्द को भी सहा कि यार ये अचानक अपने आप को जो मेंटल फूड डेली मिलता था, अब वो हुँ। अलग दिशा में गया। तो वो अपने आप को रिफ़ॉर्म करने की कोशिश की, चेंज और बदलाव करने की कोशिश की, जो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। लोग कुछ करने की चाहते हैं लेकिन व्हाट इज़ होल्डिंग यू, व्हाट इज़ पुलिंग यू, ये जो रबर बैंड मॉडल कहता है, जो आज सीखा उस टाइम नहीं पता था। लेकिन जो व्हाट इज़ होल्डिंग यू, तो वो गाँव की बातें, वो गाँव का अनऑर्गनाइज़्ड माहौल, वो चीज़ें, वो रात तक बैठे रहना, वो चौराहे पे ठहाके लगाना, ये छोड़ना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये होल्ड की हुई ये खूंटों को नहीं तोड़ते तो आप पुल नहीं कर पाते। वो मैंने छोड़ने का बड़ा साहसिक निर्णय लिया और छोड़ा ही फिर ग्रो किया सर। और उसमें से 2 एंगल होते हैं, एक तो अपन छोड़ते हैं, अपन को दुःख होता है। हुँ। दूसरा वो बार-बार एहसास कराते हैं कि तूने क्यों छोड़ा? भई अपन ने तो कहा कि यार मुझे तो याद आ ही रही है कि मैं 4 दोस्तों से नहीं मिल रहा। पर वो 4 दोस्त बैठे-बैठे और टाई लगा ली, हाँ, आ गई हाँ। मर्सिडीज़ हाँ, हाँ। और रात को घूम ये रहा है, कहते भी थे। अच्छा काम हो रहा मेरा है। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं चीज़ों को एम्प्लीफाई करके बोलता हूँ। हाँ, अरे! अब तो ये होगा, अब तो ये होगा, अब तो ये होगा। वो होने से पहले कहना, अरे! तेरी सफारी तो नहीं आई, स्टीयरिंग आया कि नहीं आया? स्टेपनी आई कि नहीं आई? मर्सिडीज़ नहीं आई लेकिन कुछ सामान आया कि नहीं आया? तो ये टॉन्टिंग ने मेरे को अपने भीतर से ताकत दी क्योंकि जिनके साथ खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वही लोग टॉन्टिंग कर रहे हैं, वही लोग उपहास कर रहे हैं, वही लोग अब आलोचना कर रहे हैं, वही लोग तो इसने मुझे ऊर्जा दी, इसने मुझे एक ताकत दी कि नहीं यार करना है अपने को। जीवन में एक चीज़ की कोशिश की, जो कहा उस पे कायम रहने का प्रयास और पूरी ताकत वहाँ पर लगा दी कि इसे साबित करना है, सही साबित करना है, तो वहाँ ताकत लगाई। और सर वही है कि धारा के विपरीत बहते हैं तो सब दो वो दोस्त जो कर रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं तो मज़ा ही मज़ा है। अब हाँ, जैसे ही तुमने तो अनलॉक किया, वही लोग बातें बताने लगे, बोले यार तुम मेरे दोस्त थे भी कि नहीं थे? थे लेकिन मैं कुछ करने सही जाता हूँ तो बात तुम है। उल्टा हो गए तुम। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा फ्रेंड सर्किल में हमेशा मेरी क्लास में कहता हूँ कि अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्किल तुम्हें मोटिवेट नहीं करता, तो हाँ, वो सर्किल नहीं पिंजरा है, ओह केज हो! है वो। गहरी बात है, सही कि भाई बात वो है। तो पिंजरा तुम्हें रोक के सही रखा है, रोक के रखा तुम है। तोड़ो भागो, सर्किल यस थोड़ी होती और है। वो भागते टाइम पता चलता है कि ये आपने थे कि पराये थे। हाँ, ओह! मैं अगर आज तुम्हारे चेंज होने के बाद भी कोई तुम्हारा जैसे कहने की मेरे बर्थडे है तू आना। हाँ, हाँ, ठीक है आ गया तो अच्छी बात नहीं आए, तू आया नहीं मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तो भाई हाँ। ये कौन-सी बात हुई सही भाई? है। ये होता है, ये होता है। आज हालाँकि सब लोगों से मेरा प्रेम और स्नेह वो का वो है, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, सन हाँ, 2000 से लेके 2003 तक, तो वो एक नैसर्गिक व्यवस्था है। वो होता उनका है। कहना, मेरा सुनना और सुनने से भोजन बनाना और वही मेंटल फूड से ताकत लेना, वो चीज़ों में काम में है। ग्रेट। तो सर पब्लिक स्पीकिंग में आप कैसे एंटर हुए? पहला आपका सेशन कौन-सा था? उसके पीछे की पूरी कहानी जाननी ओह! है कि भई फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े, वो एक्सीडेंटल था, बाय चॉइस था, कैसे उसकी भूमिका बनी और क्या था फर्स्ट टाइम? राहुल जी, यूँ कहूँ कि अ, किसी भी पब्लिक स्पीकर के लिए ये सवाल बताना बहुत आसान होगा कि उनका कोई पहला सेशन होगा। मेरी लाइफ में ये काम इतना क्रमशः हुआ, इसीलिए मैंने बोला बीच में आपको कि कब मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, कब मैं रिफॉर्मिस्ट बन गया, ये मुझे खबर ही नहीं लगी। ये इतना क्रमशः इसलिए हुआ, मैं मेरी लाइफ का थोड़ा वापस फ्लैशबैक में चलता हूँ। 95 इयर्स तक मैं एक शरारती, एक चंचल, एक ऐसा बच्चा जो नटखट बच्चा। 95 में मेरी उम्र थी 15 साल, मैं चला गया मेरे ताऊजी के यहाँ घर पर बीकानेर। पढ़ाई वहाँ से की मैंने 10th क्लास। वो जो साल था वो मेरे जीवन में लर्निंग ईयर्स था, वो एक्सपीरियंस लर्निंग था।
आटा, दाल, तेल, चावल का भाव पता करने वाला साल था। क्योंकि जब आप अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हो तो फिर आपको हर चीज़ सीखने को ही मिलती है। और वो बहुत ऑर्गनाइज़्ड फैमिली है, तो उन्होंने हर चीज़ सिखाई, हर हर चीज़ देख-देख के सीखा। तो समझ में आया कि लाइफ़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उस 1 साल को जब वहाँ बिताया और जैसे ही मैं 96 में वापस जयपुर आया, तो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आज मैं जिस जगह स्पीकर हूँ, उसका बीज डला जब मैं 96 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया। 16 साल की उम्र थी, आरएसएस की शाखा मेरे गाँव में लगी। उन्होंने आके पूछा, भाई इधर कौन खेलता है? तो खेलता कौन है? तो ये तो एक ही नाम आएगा। तो मेरे पास आए, नाम था संदीप जी वैद्य साहब, एक ओम जी वैद्य साहब, ये 2 नाम होंगे। तो वो आए मेरे से मिले कि खेलते हैं क्या? मैं कहा खूब खेलते हैं। कि सुबह खेलने के लिए आ सकते हो? हाँ। कितने लोगों को ला सकते हो? मैंने कहा खूब। तो दूसरे दिन मैंने वहाँ सवा सौ 150 लड़के खड़े कर दिए, तो वो खुश हो गए, ये तो भीड़ है इसके पीछे। तो हमने देखा यार ये क्या है? तो बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड मोड, चप्पलें खोलने का तरीका था। अरे रे! किसी चीज़ को तवज्जो देने का तरीका था, जब ध्वज नहीं था लेकिन ध्वज बनाया और उसे प्रणाम किया। अरे रे! मैंने कहा यार, मेरी ऑब्जर्वेशन आपको मैंने बताई, मैंने कहा यार पदवेश बोलते हैं चप्पलों को। मैंने कहा इतनी तवज्जो! पदवेश बोलना, उन्हें एक एक सिस्टम से खोलना, उसे आदर देना, रिस्पेक्ट देना, उसे ध्वज बनाना, फिर एक पंक्ति बनाने के लिए हम तो आज तक स्कूल में ए इधर आओ, ए इधर आओ, और ये कहते हैं ये कर, ओके, और एक सिस्टम। मैंने कहा ओह माय! तो मुझे जब भी कुछ यूनिक दिखता है, मेरा ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग, एंटीना खड़ा हो खड़ा जाता हो जाता है है, एंटीना। रडार कि भाई मैं साहब ये हाँ, लेना है। अरे बाप रे! मैंने कहा इतना अनुशासन लाइफ का, इतना डिसिप्लिन, उस डेढ़ 2 घंटे ने जीवन बदल दिया। अब पहले दिन तो खेले, दूसरे दिन खेले, तीसरे दिन कि भाई ये परिचय दो। अरे भाई परिचय मतलब क्या? कि अपना नाम बताओ, ये बताओ। मेरे जीवन की पहली स्पीच मेरे परिचय से शुरुआत, मैंने 2-3 का परिचय सुना उन लोगों का, तो मैंने कहा गुड यार, सावधान की मुद्रा में बुलंद आवाज में एक आदमी को कोई ये नहीं कह रहा, हैं? क्या बोला? हैं? क्या? ये उनको अरे यार एक बार में आवाज गई। मेरी लाइफ की पहली स्पीच मेरा परिचय, मैंने जो बोला वो 200 लोगों तक लास्ट तक पहुँचा। कारण क्या? मैंने ऑब्जर्व कर लिया उनके इंट्रोडक्शन को। तो हुँ, मैंने पहला ये देखा कि जीवन में आप बोलो और कोई सुन नहीं रहा, मतलब ये आपकी बात में दम नहीं है, उस सुनने वाले को भी इरिटेट कर रहा है, तो पहला बोले। अब वहाँ से मैंने गीत सीखना, भजन सीखना, ऑर्गेनाइज़्ड करना, चीज़ों को देखना, फिर बोलना, फिर चीज़ों को नियत करना। तो 15 साल की उम्र में ये बीज डल गया। हुँ, एक पब्लिक स्पीकर के बीज का रोपण हो गया। अब ये आगे बढ़ता चला गया। फिर मेरे पास में आर्य समाज था, तो वहाँ आर्य विरदल का एक संगठन है, वहाँ पे जाना हुआ, वहाँ पे बोलना चालू हुआ। तो जीवन का जो स ऊर्जाएँ सारी शरारतों पे और नटखटपने पे लग रही थी, वो अचानक एक ऐसे बच्चे की तरफ लगने लगी, जो अपने आप को अनुशासन वाला बनाने जा रहा है। वो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिसिप्लिन की तरफ कन्वर्ट करता जा रहा है। उन 5 सालों में खूब बोलना, खूब चलना, खूब बैठना, खूब उठना, खूब खेलना, 95 से 2000 के क्रिकेट भी चल रहा है, ये चीज़ क्योंकि ये तो सुबह 5 बजे की थी। हुँ, चलते-चलते पता ही नहीं चला कब बोलना आ गया। बोलने में डिसिप्लिन आ गया और वहाँ से जो-जो चीज़ें सीखी उससे एक मॉडल बनता चला गया। जैसे ही सन 2000 में आया, मार्केटिंग आप जानते हैं सारे डायमेंशन खोलती है। अब जब बछड़े लगना चालू हुई, लोगों ने जब ऑब्जेक्शन करना चालू किए, अरे भाई रे! तो उनके ऑब्जेक्शन से भीतर भावनाएँ पैदा होना चालू हुई। तो सन 2000 में एक नया सेल्स की तरफ, 95 में संस्कार की तरफ, डिसिप्लिन की तरफ, इन्होंने एक व्यक्ति को बनाना चालू किया और यूँ कहूँ कि 2016 में जब ये जियो का हल्ला हुआ, हुँ, उस हल्ले से 2-3 साल पहले लोगों ने भूमिकाएँ बनाना चालू की और फिर जो पहला सेशन हुआ, वो यूनिक था। 2016 20 अक्टूबर 2016 बिरला ऑडिटोरियम, रियल एस्टेट कंपनी ने मुझे बुक किया, 2.5 लाख रुपए मैंने सेशन के लिए उनको बोला, उन्होंने मुझे चेक दिया। आपने शायद ये पूछा क्या? क्या क्या पेमेंट या जो कुछ हुआ? तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये सरप्राइज़ हुआ मेरा मेरा। अगला सवाल था ये। अच्छा, मैंने अच्छा। पहले ही सोच लिया। मतलब ये देखो ऑब्जर्वेशन स्किल, बोले अगर अ, ये पूछा है, कि तो अब तो शायद जब ये भी पूछेगा, ये तो पूछेगा तो मैं अभी बता देता। तो वो जो घटना थी, उस घटना ने फिर ये कर ही दिया और वो सेशन मेरा बहुत भारी रहा। बिरला ऑडिटोरियम में मेरा ढाई पहला लाख रुपए में आपका सेशन था, 3-4 घंटे का होगा लगभग। अच्छा और वो चेक बाउंस हो गया। वो अच्छा, स्टोरी मेरी यूट्यूब के ऊपर है और वो बाद में पता चला कि उनकी नियत ही देने की नहीं है। तो वो स्टोरी मेरी गज़ब है। इसमें शामिल कर दूँ? हाँ, हाँ, आराम से। तो मैंने 4 घंटे पूरे प्राण लगाए, पूरा सेशन हुआ। टर्नओवर उनका 10 करोड़ तो कम से कम इफ़ेक्ट हुआ होगा, 2016 की बात है, 10 से मेरा कोई भी सेशन अगर रियल एस्टेट में है तो वो 20 करोड़ से 50 करोड़ का रेवेन्यू अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही उसको दे देता है।
तो मैंने तो पूरे प्राण लगाए। जब चेक बाउंस हुआ तो मैंने कहा यार ये चेक बाउंस हुआ। तो मैंने मैसेज कर दिया आपका चेक बाउंस हुआ। उनका रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया, मैं ओह! ये हुआ नहीं है, किया गया है। मैंने कहा ठीक है, प्रकृति को ये मंजूर है। तो मेरा नेचर है, जो मुझे मिलना नहीं चाहता, मैं उसे लेना नहीं चाहता। तो हुँ। मैंने कहा अरे भाई ये मेरा नहीं है। तो फिर मेरे आस-पड़ोस वालों ने सबने दोष दिए, ये गलत है हर्षा, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है यार। पैसे ही यार ऐसे थोड़ी होता है। एक कैश करेंगे तो नहीं, जो जो इतने प्राण देने के बाद भी देना नहीं चाह रहा, उसका लेके करूँगा क्या? कोई बात नहीं। अच्छाई का बोया हुआ हर बीज एक दिन निवेश के साथ मुझे वापस मिलता है, ऐसा गुरुजी ने कहा, इस पे ही विश्वास करते हैं। फालतू की ज्ञान मत दे, फालतू की बातें नहीं, अभी तो ये तो लेना ही है, ऐसे थोड़ी होता है। पहला ही तो अगर पहले में ही ये हो गया, नहीं बॉडी चाहिए। खराब हो गई। हाँ, नहीं चाहिए भाई। मैंने प्रकृति पे छोड़ दिया। प्रकृति ने जो चीज़ें पलटी, 20 अक्टूबर 2016, दिवाली 28-29 अक्टूबर की। अरे रे! हाँ, नोटबंदी 16 में हुई ना? हाँ, 16। 16 में हुई, राइट, राइट, राइट। अक्टूबर की दिवाली 27-28 अक्टूबर को, उसके बाद दूसरे-तीसरे दिन एक दोस्त से मिलने गया, मेरे दोस्त के साथ। वो जिस बैंक का चेक था, उसी बैंक में वो मैनेजर था, स्टेट दूसरा था। हुँ। उसने कहा, "यार हर्ष, तू तो यार बड़ा गज़ब निकला है, इतना पैसा छोड़ रहा है।" उन्होंने कहा, "ये चेक मुझे दे।" मैंने कहा, "आप क्या करोगे?" तो उन्होंने कहा, "तू क्या करेगा?" "हाँ।" मैंने मेरे किसी काम का नहीं, दे दिया। प्रकृति ने अपना काम करना चालू किया, नवंबर आया, 8 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री, आज रात को 8 बजे बाद नोटबंदी। क्यों? इस बच्चे का किसी ने पैसा खा लिया। ऐसा मैं उसका कहता हूँ, निकालना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। चीज़ें बदली और 3-4 दिन बाद मेरे खाते में 2.5 लाख ठेच के आऊँ। मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो फ़ोन आया मेरे पास दोस्त का, "अरे हर्ष, पैसे आए खाते में?" मैंने कहा, "हाँ, आए, कहाँ से आए?" "वो छोड़, आए कि नहीं आए?" मैंने कहा, "कैसे हुआ?" कि 3 करोड़ डाले थे, मैंने 2.5 लाख खींच लिए। ओहो! मुझे प्रकृति पे हर बार ऐसी मेरी पचासों घटनाएँ हैं राहुल जी, जिन पे मुझे इतना बिलीव होता है कि ये मेरे लिए हुई हो। हुई है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो खचित है और वो पैसा मेरा लौट के आया। तो वो दिया नहीं, अपने आप आया। पहली इनकम देखा जाए तो आपकी प्ले स्पीकिंग की ₹2.5 लाख तक हाँ पहुँच जी, गई, हाँ ग्रेट जॉब। जी। अब ये टर्निंग मुझे एक क्या होता है, पहली बार जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनको लग रहा है कि अपन कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं और आसपास कर रहे होंगे, लेकिन एक होता है कि आपका अब आप ऑर्डिनरी में नहीं रहे। वो होता है ना कि जैसे नॉर्मल अगर अपन को कोई सेशन करना है सिंगिंग का, तो अपन कहते हैं यार किसी भी सिंगर को बुला लो इस बजट में, वो होता है। और एक होता है नहीं 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 भाई, सोनू निगम को ही बुलाना है, उसके अलावा बात नहीं होगी, वो पैसे लेगा जो लेगा। तो अभी आप इस इंडस्ट्री में सोनू निगम स्टेज पे हो कि अरे बाप रे! भाई साहब ऐसा नहीं कि किसी भी ट्रेनर को बुला लेना है, इवेंट होना है तो उनको बुलाओ, जो भी लेंगे को बुलाना है। तो ऑर्डिनरी से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात, जो ये कहते हैं कि भई एक तो स्पीकर ढूँढता है कि यार कोई बुकिंग हो तो मुझे बुला लो, और एक किसको स्पीकर ढूँढते हैं, एक इसको ऑर्गेनाइज़र ढूँढते हैं कि भैया तुम फ्री हो तो बता दो। फिर आप स्पीकर बोलता है 3 महीने तक की डेट नहीं है, चौथे महीने की डेट चाहिए तो बताओ, नहीं तो ये भी कल तक जा रही है। तो आप उस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ गए। वो चेंज कब हुआ? वो टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? कब बोलेंगे कि यार ये जब होने के बाद मुझे लगा कि अब अपन पार पा गए। अब हमने पहली स्टेप नहीं है, अपन स्ट्रगलर नहीं है, अब अपन चैंपियन स्टेज में हैं। वो अ, टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट को 2 हिस्सों में बाँटूँगा मैं। मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा जब मैं 99 में बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। हुँ, ये मेरे लिए लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। 99 मतलब मैं 19 साल का था। 19 साल की एज में बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। क्यों? फिजिकल केमिस्ट्री का परसों पेपर था, आज मैं क्रिकेट खेल रहा था, बॉल आके सीधी इधर लगी, तो वो लेकिन वो तो आरोप उस पे चला गया, फेल होना ही था, पढ़ाई नहीं की थी। हुँ, हुँ, हुँ। अभी पोज़ीशन ये आई, 19 साल की उम्र तक मुझे मेरे पिताजी ने वो सब दे दिया था जो मेरे किसी दोस्त के पास नहीं था। मेरे सर्किल में किसी के पास नहीं था। मुझे अगर जूते चाहिए था तो पापा जी बाटा से नीचे बात नहीं करते थे, वो लाके देते थे। मुझे कहता था पापा जी परसों एग्ज़ाम भी है लेकिन किट चाहिए, तो फिर वो उस वक़्त उस ज़माने में 2000 ₹5000 की क्रिकेट की किट लाके देते थे। 97 में 23 जुलाई 1997 हीरो पुक बाइक दिला दी मुझे, जो उस वक़्त मेरे पूरे सर्किल में बेचारे कई दोस्तों के पिताजी के पास कुछ बाइक नहीं थी, वो साइकिल पे चलते होंगे, मुझे वो दी। मतलब पिताजी का एहसान तो मैं अपने शरीर के चमड़ी के जूते भी बना दूँ, तो भी नहीं चुका पाऊँगा। उन्होंने 17 साल की उम्र तक मुझे इतना लग्ज़री दिया। मैं हीरो पुक लेके घूम रहा हूँ, मस्त मौला हूँ, आराम से लाइफ़ चल रही है। सुबह खेलते हैं, फिर क्रिकेट खेलते हैं, ज़िंदगी चल रही है। बीएससी फर्स्ट ईयर में जिस दिन फेल हुआ, उस दिन दिल से अपने आप से कनेक्ट हुआ। उस दिन टेबल थी, वो दिन था जब रिज़ल्ट आया, तो सबसे पहले जूते खोले, सारे गहने खोल दिए, सारे श्रृंगार खोल दिए। ये चाबी छोड़ दी कि पापा जी आज के बाद मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, अब मैं ये नहीं लूँगा। तो हीरो पुक यूँ छोड़ी, जूते यूँ छोड़े, चप्पल सैंडल लेना चालू किया, अपने आप को आर्ट्स में शिफ्ट किया और वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने लाइफ़ में फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ा।
उस सब्जेक्ट ने जीवन को खोलना चालू किया। हिस्ट्री पढ़ी, इन द लिटरेचर पढ़ा, तो जीवन के सबसे करीब आ गया। साइंस में अपने आप को घेंस रहा था, अपने आप को बोझ पे चल रहा था। तो मैंने कहा नहीं, उस वक़्त टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने वो चाबियाँ छोड़ी। तो मेरे को आज तो पता चलता है कि वो क्या था। वो मेरे जीवन में भीतर से पनपता हुआ एक स्वाभिमान था, भीतर से पनपती हुई खुददारी थी कि मैं जब डिज़र्व नहीं किया तो उसे ग्रहण भी नहीं किया। इस बात ने मेरे भीतर एक ऐसा इंसान पैदा किया जो खुद से कनेक्ट होता है, खुद से बात करता है। कितनी दोस्त मज़ाक उड़ाए, तेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? नहीं, नहीं, मैं वो सहन करूँ। मुझे क्या फेस करने की आदत है। कितने भी बड़े दुःख तकलीफ से गुज़रा हूँ, मैं फेस करने से नहीं डरता। मैं छिपता नहीं, जाके मैं मैदान में आ जाता हूँ। मैदान में आया, बस में जाने लग गया। अपने गाँव से पहले हाईवे तक आना, फिर हाईवे से और जगह जाना, फिर वहाँ से पैदल जाना। ऐसे मैं अपनी पढ़ाई चालू की फर्स्ट ईयर की। फिर ₹3 पापा जी रखते थे। मैंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उन ₹3 में कभी-कभी ₹1 पैदल जाके बचाता था। 3 दिन में ₹3 बचते थे और चांदपोल गेट के पास एक कचौरी मिलती थी कढ़ी के साथ। हुँ, आज हुँ, मिलती हुँ। है कि नहीं पता मुझे, पता नहीं। वो खाने का आनंद लेता था। ऐसी तपस्या का जीवन जीने लगा। बस प्रकृति ने अपना समय फेरा। 99 2000 में कमाई के सोर्स बनने लगे, चीज़ें बड़ी होने लगी। तो पहला टर्निंग पॉइंट जीवन को खुददारी से जीना। और दूसरा टर्निंग पॉइंट जिस वक़्त पब्लिक ने देखना, जानना पसंद किया, तो वो आप ये समझिए कि हमने 2017 के अप्रैल में 8 वीडियो डाल के यूँ पटक दिए, डर गया। मेरे अपने जैसे लोगों की बस की बात नहीं है भैया। 6 महीने बाद जाके सँभाला तो पता चला कि 139 सब्सक्राइबर हैं, 8 वीडियो है, 4000 टोटल व्यूज़ है। अब मेरे पास जो लड़का था वो उस टाइम मेरी एज इतनी कम तो उसकी बहुत कम, तो वो उस स्तर पे सोचता था, मैं उस स्तर पे सोचता, मैचिंग नहीं बैठता था। मैंने कहा भाई विकास तू ऐसा कर, एक वीडियो मेरे कहने से डाल। तो हमने एक वीडियो पोस्ट किया हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। वो वीडियो जिस दिन पोस्ट किया, ओके ये कब डलता है कि सर लोग शाम को ज़्यादा देखते हैं। मैंने कहा तू तो शुभ मुहूर्त में डाल, कोई देखे नहीं देखे, सुबह 7 बजे डाल, मत देखने दे। ओके। वो वीडियो डाला शाम को 2000 सब्सक्राइबर। तो पब्लिक इतने दिनों में कहीं न कहीं सुनी थी, उसका मुझे आभास था, लेकिन अंदर इतना बिलीफ नहीं था कि सुन भी पाएँगे क्या? उस दिन मुझे यकीन हुआ और अरे! अपने जैसे तो देश में है भाई, अपन देसी हैं लेकिन चलेंगे। शाम तक 2000 सब्सक्राइबर हुए, पहले मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। मैंने कहा अब काम हो गया, फिर गति बढ़ी। वो दूसरा टर्निंग पॉइंट था, तब समझ में आया, अंदर बिलीफ हो गया कि अब अपन चलेंगे, अपने जैसे लोग हैं, वो अपन इम्पोर्टेंट होता है, अंदर बिलीव होना। अंदर अब बिलीफ। हमको लगता है डाले जा रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा जब तक तो वो बात नहीं आएगी। या हमको लग रहा है सुन तो रहा है कोई तो, कोई तो कमेंट आ तो रहे हैं, लाइक आ तो रहे हैं, यस, कोई देख तो रहा है, किसी की लाइफ तो बदल रही है। फिर आज ये बोलेंगे, फिर आज लगा वो बोलेंगे, फिर लगा कुछ हो जाएँगे, कुछ तो फिर लगा दूज का चाँद दिख गया, एक दिन पूर्णिमा का भी दिखेगा। दिख वो जाएगा। दूज का चाँद बिलीव था मेरा। और क्या होता है, कुछ जैसे थोड़ी-थोड़ी इनकम आती है, उससे एक तो वैलिडेशन मिलता है। एक थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति जब इम्प्रूव होती है ना, तो हाँ, रिस्क लेने की वो भी आती है। सही बात। शुरुआत में लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसे तो आ नहीं रहे, क्या मतलब? जब पैसे आते हैं लगता है अच्छा ठीक है, पैसे तो आ ही रहे ना, अब आगे करते हैं अब बात, ठीक आगे है। डन। अच्छा सर, आपकी जो बम्बास्टिक एनर्जी जो स्टेज पे तो दिखती ही दिखती है और अभी यहाँ पे भी दिख रही है कि अरे रे रे, ओह माय बैंक, अभी यही चल रहा है पूरा। तो ये इसका राज क्या है इसके पीछे का? स्टेज पे कभी आपको एक जगह पे जगह जैसे आपकी जो कैटेगरी है, मोस्टली मोटिवेशनल स्पीकर कैटेगरी में गिनते हैं, तो उसमें क्या होता है वो पोडियम लगा के एक आदमी खड़ा हो जाता है, हाँ, वो वहीं बैठा-बैठा जोश जगाता रहता है, नहीं। 2-4 शायरियाँ फेंक देगा, लेकिन वो स्टेज पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। ये मेरा 8 घंटे भी हाँ। तो चलता है। और मूवमेंट भी होता है, फिर वो हँसी भी आती है, ह्यूमर भी, आपको कहते हैं तुम तो गंभीर आदमी हो, तुम तो मोटिवेट करने आए हो, तुम्हें अंदर से हिलाने आए हो, तो तुम हँसा क्यों रहे हो? तुम तो मोटिवेट कर दो, तुम्हें तो टेंशन में ला दो, डिप्रेशन में। और आपके साथ आदमी तो हँसता भी जाता है, रियलाइज़ भी करता जाता है, हँसता भी जाता है। तो ये क्या चक्कर है? चीज़ तो आपने भारी पूछ ली। हाँ, मेरा सेशन 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो या फुल डे हो, तो वो मोमेंट तो मेरा भोजन है। अभी मैं बहुत गहरे से अगर ध्यान दूँ कि इस बात की वजह क्या है? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कई सालों तक जब ये लोग पूछते थे कि यार पानी भी नहीं पी रहा, 4 घंटे लगातार बोल रहा है तो कुछ तो है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं है कुछ है। अब यकीन होने लग गया है कि हाँ, उसे एनर्जी कहते हैं। जब एनर्जी के बारे में पढ़ना चालू किया, जब ये पढ़ना चालू किया एनर्जी साइकिल क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कुछ तो है ये जो दिख नहीं रही लेकिन अदृश्य है। तो इस एनर्जी के बारे में जब गया, खुद के बारे में डीप स्टडी किया तो एक जगह पहुँच पाया। बचपन से चाहे वो किसी दुकान पे बात करने जैसा हो या आज स्टेज पे बात करने जैसा हो, इन सब में लोग और मैं 2 इकाई कॉमन है। एक व्यक्ति भी एक इकाई है और 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग भी एक इकाई हैं। जब एक कॉमन इकाई के भीतर मेरे द्वारा बोले हुए शब्द से कुछ स्पंदन पैदा होता है राहुल जी, मैंने ये बचपन में पकड़ा कि ये स्पंदन पैदा होता है। तो हम जब 4 दोस्त बातें करते थे और मेरी बात से किसी के भीतर स्पंदन पैदा होता था, तो वो वहाँ से पकड़ तो आया था, यार बोल रहा हूँ मज़ा है।
तो चाहे हम वैराग्य वाली जगह बैठे हो, चाहे दाह संस्कार में बैठे हो, लेकिन वहाँ भी 15 मिनट के वैराग्य के बाद वैराग्य का मोड भी अंदर से ऊर्जा देने वाला आएगा। ये मैंने बचपन को स्टडी किया। तो आप यूँ कहें, आपके सवाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो, कि मेरे बोलने से सामने वाले लोगों के भीतर एक स्पंदन पैदा होता है। वो स्पंदन मुझे एनर्जी देता है, और वो इतनी ज़्यादा देता है कि मैं उन ऑडियंस को ढूँढ रहा हूँ, या वो वक़्त और वो हालात, वो परिस्थिति ढूँढ रहा हूँ, जब 72 हावर्स नॉन स्टॉप मेरे को ऑडियंस मिले, तो मैं उसी एनर्जी के साथ वो करने का प्रयास करूँ। क्योंकि मैंने सुना है शायद टोनी रॉबिन्स करते हैं ऐसा, तो मेरे को नहीं पता, देखा नहीं मैंने वो सेशन, लेकिन ये 72 आवर्स की कैपेसिटी भगवान कभी ऐसा करे, तो अपन इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएँ, ये कर पाएँ। वो सेशन करते हैं 72 आवर्स स्ट्रेट नहीं चलता, और 3 दिन का सेशन होता था। वो दिन में शायद ओह! 17 से 18 घंटा बोलता है, और अच्छा, अच्छा। एनर्जेटिक काफ़ी रहती है। बीच में ब्रेक्स होते हैं, ओके, ओके। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि बोले ही जा रहे हैं, ओके, ओके। ब्रेक्स होते हैं, लेकिन वो बहुत हाई एनर्जेटिक सेशन होते हैं। मतलब उसके ओह! बारे में ऐसा मुझे एग्ज़ैक्टली फिगर देखना पड़ेगा, बट वो ऐसा है शायद वो 1 दिन के अंदर 15 से 16,000 कैलोरी बर्न करते हैं, ओह! सिंगल डे। तो ओह! वो स्टेज पे, मतलब 1 दिन में वो उस पूरे इवेंट के अंदर शायद 5 से 6 किलोमीटर स्टेज पे चल जाते हैं, ओह! इतना उछल जाते हैं, ओह! 2-3 हज़ार बार उछल जाते हैं, वो ऐसा ओह! कुछ रहता है। ओह! तो ये अपने लिए तो, ये तो देसी काम है, अपन कर ही लेंगे। नहीं, उसमें एक और चीज़ है, अभी आपने बात बोली तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने टोनी रॉबिन्स का एक सेशन अटेंड किया था कोरोना टाइम पे ऑनलाइन। अच्छा। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज़ कराई और मैं हिल गया। मैंने कहा, यार ये क्या है? ओह! वो क्या करा रहे हैं, आँख बंद करके ओम और कोई हिंदी मंत्र चल रहे हैं। ओह! मैंने कहा, यार ये जो पूरी दुनिया झूम रही है, हिल रही है कि टोनी रॉबिन्स ने क्या कर दिया? वो कहते हैं, यार मैं तो इंडियन के आश्रम्स में आया हूँ और ओह! बहुत चीज़ें की है, और वहीं से वो ओम करवा रहे हैं, ओह! वो लंबी गहरी साँसें दिलवा रहे हैं, वो कोई ओश! मंत्र चल रहा है पीछे। मैंने कहा, यार ये तो या हमारे यहाँ से आ रही है चीज़ें। ओह हो, हो! फिर उनकी मैंने जो एक डॉक्यूमेंट्री है उनकी नेटफ्लिक्स पे, आई एम नॉट योर गुरु, वो अच्छा। देखी। वो डॉक्यूमेंट्री देखना 1 डेढ़ साल की है, 1 डेढ़ घंटे की है। तो वो जो करते हैं, उसपे इवेंट कैसे करते हैं उसके ऊपर है। तो वो खाली टाइम पे वो मेडिटेशन करते हैं, ओह! भस्त्रिका करते हैं। और मैंने कहा, अरे चक्कर तो वही है, वही। बस ये है कि अपन थोड़ा-सा, अपन ये चीज़ कर रहे हैं, अपने को ज़्यादा भरोसा नहीं है या ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे। वो यूएस में वहाँ पे बैठे हैं, उनको तो लगता है जैसे मान लो कि अपने घर में तो रोज़ ओम हो रहा है, ओम नमः शिवाय हो रहा है, या कोई पूजा हो रही है, अपन कहें नॉर्मल है, दादाजी पिताजी करते हैं, इसमें हुँ, कौन सी नई बात है। वो यूएस का आदमी करके जाता है, उसको लगता है तो जाने हुँ। कौन सा ही राज ले आया। तो वो घटना तो है। वो उसको उसी इंटेंसिटी से, उसी पागलपन से सब कुछ छोड़ के जब करता है और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, हाँ, तो फिर हाँ। उसको वो असर देती है। असर बात तो वही है। वही है। उन्होंने उस बात तो घूम फिर के वही आती है। इंटेंसिटी भारी हो गई उनके उस काम में। इंटेंसिटी भारी है, क्योंकि उनको ले लिया, उन्होंने ऐसे ले लिया कि बस ये तो जाने क्या ही मिल गया अपने को। सही बात है। अपन इसको कैज़ुअल लेते हैं, क्योंकि अपने तो आस-पास बहुत है। बहुत अपन इनमें पले-बड़े हैं। अपन तो में जिस पले-बड़े चीज़ हैं। का पूरी अवेलेबिलिटी है, उसकी वैल्यू वैसे भाई ही नहीं रहती। अपने गाँव में मर्सिडीज़ आ जाए, अपन बावले हो जाते हैं हाँ, कि यार मर्सिडीज़ के पीछे-पीछे घूमो, हाँ। देखो कैसी होती है। सही बात। अब दुबई के शेख के लिए तो लैम्बोर्गिनी भी पड़ी है वही कि है। भाई ठीक है, वही, वही। अलग-अलग कलर में रोज़ आती है, इसको कौन देखेगा? सही तो बात। वो वाला सीन हो गया सब। तो ह्यूमर का आपने मुझे बताया, वो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। हुँ। एक और कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी वेल ग्रूम्ड है। जैसे अब मैंने आपका कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा, जिसमें हो ना कि ऐसे ही कोई भी पैंट पे कोई भी शर्ट पहन के पहुँच गया, या कि अभी मेरे पास है, अपन कैज़ुअल भी बात कर सकते थे हुँ, कि चलो आज जीन्स हुँ। टी-शर्ट में देख लूँ मैं आपको, कैज़ुअली तो मिले। पर नहीं, मैंने आपको कभी हमेशा एकदम बना-ठना ही देखा। तो हुँ, इसका भी बहुत, एक जॉर्डन पीटरसन है सर, बहुत अच्छे हुँ। राइटर हैं, उनके बहुत अच्छे विचारक हैं यूएस में, की बुक भी चलती है। तो वो हमेशा यूथ को एडवाइस देते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक अच्छा सूट नहीं है और अच्छा सूट पहन के तुम नहीं निकलते, तो फिर क्या ही मतलब है, तुम मैन ही नहीं हो। तुम मैन होने की या सीरियस होने की पहली परिभाषा है कि तुम वेल ग्रूम्ड हो के नहीं, ऐसा कहते हैं वो। तो ये आपका भी कैसा क्या सीन है, मतलब क्यों रहते हैं, क्या रहते हैं, पीछे की कोई चीज़? क्योंकि हमेशा रहते हैं, इसलिए कंसर्न है। हाँ, हाँ। सिंपल राहुल जी, ये मान के चलिए कि मैंने जीवन में हमेशा अ, आसान रास्ता कभी नहीं चुना। मैंने हुँ, टफ रास्ता चुना है और संघर्ष वाला रास्ता चुना है। तो अपने प्रोफ़ेशन की मर्यादा जिस पोशाक में रहे, तो मैं जिस वक़्त जिस प्रोफ़ेशन में, जिस काम में इन्वॉल्व रहता हूँ, उसकी मर्यादा का पालन करता हूँ। अगर मैं इसी वक़्त और कोई मेरे कोई शिविर में होता या कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम में होता, तो उस वक़्त उस परिवेश को और उस पोशाक का ही मैं पालन करता। लेकिन मेरे प्रोफ़ेशन के हिसाब से पोशाक रहती है, तो मैं इसका पालन करता हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई श्रृंगार नहीं है। इसके अलावा तो आप ये समझ के चलिए कि बस ये है जो। लेकिन इससे भी बहुत पड़ता है। जैसे जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लास जो भी होती है, हाँ। सब ये सजेस्ट करते हैं अच्छा पहनो, अच्छा। इससे मेंटालिटी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना, कि हाँ। आप क्या पहन रखे हैं। एग्ज़ैक्टली, सीधा इम्पैक्ट होता है आपके, मतलब कोई भी आदमी अपने आप को एक्स-रे मशीन से गुज़ार ले, कि आप खड़े होके स्पीच दीजिए, एक सूट में दीजिए, एक नॉर्मल कपड़ों में और एक डिफरेंट ड्रेस कोड में, तो वो उसका
तीनों का आपकी वॉइस, आपका वोकल कॉर्ड से निकलने वाली ध्वनि की रेज़, वो सब जो होगी उसमें डिफरेंट होगा। तो ये मेरे को थोड़ा-सा पॉज़िटिव वाइब्स देती है, ये ग्रेट। कारण है। और सर बहुत सारे किस्से, कहानियाँ ऐसी-ऐसी आप सुनाते हो कि हम भाई साहब सुनते ही रह जाते हैं। तो इसकी रिसर्च का क्या सीन है या कोई मैकेनिज़्म है, कोई प्रोसेस है? आप पढ़ने पे कितना टाइम देते हैं? कितनी देर आप पढ़ते हैं डेली? या अगर मैं बोलूँ आपको कि भई 2 घंटे की स्पीच देनी है हमारे एम्प्लॉइज़ को, उसके लिए कितनी प्रिपरेशन आपको लगेगी? इसमें से 2-3 सवाल हो गए। हाँ, पहला मेरे लिए फिर दूसरों के लिए। बचपन में जो परिवेश में कोई भी बालक पलता है, उसका इम्पैक्ट जीवन भर रहता है। ठीक तो है। मेरा बचपन लोगों को सुनने से गुज़रा। 15 वर्ष की उम्र से लोगों को सुनना चालू किया। कभी किसी गुरु को, कभी किसी स्पीकर को, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को, किसी बुद्धिजीवी को। जब मैंने सुनना चालू किया, तो मतलब 15 साल की उम्र में व्यक्ति केवल टीचर्स को सुनता है। मैंने जब डिफरेंट फील्ड के लोगों को सुनना चालू किया, तो मेरे भीतर एक मैकेनिज़्म डेवलप होता चला गया। फिर मैंने जब बहुतों को सुनना चालू किया, तो बहुतों की चीज़ें मेरे भीतर आने लगी। उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो रोमांचित करते थे, वो करते थे जिसकी बातों में कहीं मोड़ आता था, कहीं कोई चुटकुला आता था, कहीं कोई कहानी आती थी जो स्पंदन करता था। ये मुझे बाद में पता चला कि भारत के डीएनए को किस्से और कहानियों से ही ग्रो किया है। ये भारत के डीएनए में ही है। ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस वक़्त तो मुझे ही समझ में आ रहा था, मेरे को आनंद आ रहा है। तो मुझे जिनकी बातें सुनने से सबसे ज़्यादा आनंद आता था, उनको मैंने अपने भीतर डालना चालू किया, उनकी बातों को सीखना चालू किया। फिर कहते हैं ना, जिधर की प्यास होती है उधर का कुआँ मिलता ही मिलता है। तो जब किस्से और कहानियों से समझने के लिए नेचर बना, तो फिर समझाने में भी यही नेचर बनने लगा कि यार इससे बहुत जल्दी समझ में आता है। इससे एक पिक्चराइज़ेशन हो जाता है, इससे भीतर डोपामाइन रिलीज़ होता है, इससे व्यक्ति को बोरियत महसूस नहीं होती, इससे ये वैसा है जैसे एक थाली में डेली एक तरह का भोजन देवें, उसकी बजाय कभी आपने अचार डाल दिया, कभी आपने चटनी डाल दी, कभी नमकीन डाल दी, उस आदमी के भोजन में कभी नीरस भोजन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ और दिया है। अब अचार की एक टुकड़ी है, चाहे उसका टच नहीं किया हो, लेकिन उसको देख-देख के 3-4 रोटी खींच ही जाता है आदमी, क्योंकि वो दिख रहा है। तो मेरा तो वो अचार का काम करता है। पहले मेरे लिए किया, जब मैंने सुना, फिर जब प्रयोग किए तो सफल रहा। तो बस वो बचपन के परिवेश से इतनी सी ज़रूर है कि मेरे को जहाँ भी जीवन में कुछ ऐसा ह्यूमर, कुछ भी ऐसा जो मेरे चुलबुलाहट छोड़े या गुदगुदाहट छोड़े, तो मैं कहीं भी हूँ, चाहे एक बस में बैठा हूँ और वहाँ पे कंडक्टर ने कोई डायलॉग ऐसा मार दिया जो हुँ, मेरे अंदर स्पंदन छोड़ रहा है। मेरी आदत है, मैं उसे उस वक़्त के कागज़ों में लिख लेता था, आज मैं नोट्स में लिख लेता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए खुशी का कारण है। जिस घटना ने, जिस लाइन ने मुझे खुशी दी, वो एक दिन दूसरों को भी देगी। तो मेरी आज भी आदत है कि मैं इमीडिएट गाड़ी रोक के, खुद को रोक के, काम को रोक के सबसे पहले वो लिख लेता हूँ। हुँ, अब ये काम मुश्किल है, ये डिसिप्लिन का पार्ट है कि ये कैसे करें। मुझे पता है इसका असर क्या होगा, इस बात का जब मेरे भीतर इतना अच्छा असर हुआ है तो सामने वाले पे भी होगा। तो उसे उस वक़्त लिख लेना, अपने में समा लेना, ग्रहण कर लेना, ये मेरे को गुरुजी ने नेचर सिखाया है, वो डिसिप्लिन सिखाया है, तो ये मैं कर लेता हूँ। ये मेरे लिए है। आपने लास्ट बात क्या पूछी? मैंने पूछी कि भई अगर 1 घंटे की स्पीच हो, उसके हाँ। पीछे कितनी प्रिपरेशन जाती है? वो कितना ओहोहो! पढ़ते हैं आप? जितना टाइम फ्रेम कम होता जाता है, मेरे लिए संघर्ष बढ़ता चला जाता है। 8 घंटे की स्पीच हो, मुझे समय कम लगेगा, 4 घंटे में थोड़ा बढ़ेगा, 2 घंटे में और बढ़ेगा, 1 घंटे में भयानक बढ़ जाएगा। और कभी-कभी तो ये होता है कि यहाँ तो 4 मिनट है, 5 मिनट है, अब पूरा दिन लग जाता है। 5 मिनट के ऊपर 4-5 मिनट के लिए पूरा दिन लग जाता है राहुल जी। सच कह रहा हूँ कि मैं पूरी 8 घंटे की प्रिपरेशन में इतना समय नहीं लगाऊँ, लेकिन जितना टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा, उतना चीज़ों को उसमें गागर में सागर भरने के लिए उतना ही अपने आप को झोंकना पड़ता है। 1 घंटे के लिए मानिए अगर वो बहुत नॉर्मल है, तो 1-2 दिन में कर लेता हूँ प्रिपरेशन। अगर वो बहुत स्पेसिफिक है और ऐसी ऑडियंस है जहाँ मुझे 1 बार 2 बार सुन चुके हैं, हुँ, तो फिर मुझे 3-3, 5-5, 10-10 दिन भी लग जाते हैं, उसको कंप्लीटली असेंबल करने में, ऐसा। डे तो इसमें एक और मुझे मैं थिएटर सीखने गया था एक बार 1 डेढ़ महीना। थिएटर भी सीखा, मैं दुर्योधन भी बना था एक बार। ओह! तो मैंने तो फंक्शन किया था रवींद्र मंच में। तो वहाँ पे वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना अ, ड तो वहाँ पे जो हमारे टीचर थे उन्होंने बताई बात कि काश मेरे पास और वक़्त होता, मैं तुम्हें और छोटा खत लिखता। ओहो! तो वो कहता है ना किसी को 8 शब्द का सही बात। अपनी डायरी में लिख लेना ये वाली बात। हाँ, सही बात है। काश थोड़ा और वक़्त होता, तो मैं तुम्हें और छोटा खत लिखता। आहा! तो अगर मुझे को ना कि प्रेमी को प्रेमिका को लिखना है, हाँ, 10 पन्ने का लेटर, वो लिख देगा। हाँ। उसको एक चिट्ठी लिखनी है अरे वाह! 4 लाइन की, सही कह रहे वो कह रहा है 7 दिन से बहुत सोचे ही जा बहुत रहा फाड़ेगा पन्ने, बहुत कि पन्ने यार फाड़े। क्या लिखूँ ये? तो छोटे में टाइम ज़्यादा लगता ये था। सच्चाई है।
अच्छा, एक पर्सनल सवाल जो यूट्यूब में हर आदमी की इच्छा होती है कि यार ये बताओ मुझे, भारत की जनता को शौक है इस सवाल का, हाँ। है ना? वो ये सवाल है कि भाई साहब कमाते कितना हो आप? पहली कमाई में तो पहले सेशन के तो आपने 2.5 लाख रुपए लिए थे, वो हमको पता चल गया। वो मोदी जी को नोट बंद कराने पड़े, जाने कितने लोग लाइन में लगे, तब जाके आपका पेमेंट आया है। तो अभी कैसा क्या चल रहा है पब्लिक स्पीकिंग से? हुँ, अभी आपका कैसा क्या रहता है? मतलब वो मैंने पूछा, हर्षवर्धन जी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनसे क्या सवाल पूछें? अच्छा, तो 100 आदमियों ने कहा कि ये पूछो, हाँ। तो उनमें 100 में से 60 पूछे इनकम पूछो। तो मैं जब आपके यहाँ आ रहा था, तो मैंने सुशीला को बोला कि भाई मुझे राहुल जी के यहाँ जाना है और वो मेरा पूरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो उसने मुझे कह के भेजा कि आप बहुत मुँह फट हो, हाँ, आपको जो पूछते हैं उसमें आप इतना नहीं इतना बताते हो। हाँ, हाँ, तो जब वो ये पूछे ना इस जगह थोड़ा-सा शांत रहना, हाँ, तो मैंने कहा फिर मैं बोलूँगा क्या? मेरे को बोलना तो है। हाँ, क्योंकि वो कुछ तो सोच लेना, तो मेरे को अभी याद आ गया हाँ, हाँ, कि अ, मूवी थी शायद अपने ये चतुर वाली मूवी कौन-सी थी? थ्री थ्री इडियट्स? इडियट हाँ, तो उसमें वो कहता है ना ये होता सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं दिखाता है, कोई देता नहीं है। कोई नहीं है। तो सही धन बात वाली है। बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब आप यूँ कहें कि भगवान ने जो-जो सपने देखे थे, उनको पूरा करने के लिए जो सोच दिया उसमें ये हुँ, भारी है। 6 फिगर तक पहुँचने का सपना था, 8 फिगर तक मुझे पहुँचाया है। और तो ज़्यादा क्या कहें, बेस्ट। इनकम ज़्यादा बताना भी ठीक नहीं है। नहीं, नहीं, बस बस ठीक है, लेकिन मेरा रोज़ी-रोटी अच्छी चल रही है, लोगों की दुआएँ ठीक है। मेरा ज़्यादा इसमें हापड़-दोपड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा फैलाव भी नहीं है। प्रकार जितना सिकुड़ा के रखता हूँ, उतना रखता हूँ, लेकिन दिया है परमात्मा ने, ठीक है। वो सर एक चीज़ अभी आपने मुझे बैक द स्टेज की थी, बहुत अच्छी बात की थी वो। जैसे एक ये क्वेश्चन भी था किसी का कि सर आप अपने कोर्स लॉन्च क्यों नहीं करते? सर आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते? तो वो सवाल मैं पूछूँ उससे पहले भी आपने बैकग्राउंड में मुझे कहा कि मैं मेरा प्रकार फैलाता नहीं हूँ, मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ। इस पे थोड़ी चीज़ चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल है कि वो जहाँ हैं, वो दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, और आपके पास दौड़ने का पूरा स्कोप है। वहाँ खूब है, आपके पास एक्सप्रेसवे पड़ा है, खूब है, हाईवे, पर आप पर्याप्त। तो खाट लगा के सो गए कि सच में, भाई सच मैं में, तो यही हूँ, सच मैं नहीं में, जा रहा। ऐसा ही नेचर मान के चलिए। मुझे गुरुजी ने 16-17 में ये बोला था, बेटा अपना प्रकार उतना फैलाना कि सिकुड़ने का टाइम मिल जाए। इतना मत फैलाने ना कि वापस खुद तक पहुँच ही नहीं पाओ। तो ये नेचर होने की वजह से मानिए आप कि मैंने अपने आप को ज़्यादा खोला नहीं, ज़्यादा बढ़ाया नहीं, इस नेचर की वजह से कि यार वास्तव में अगर बहुत ज़्यादा खुल गया, तो फिर वो कहते हैं ना साँझ ढलने से पहले पहुँच जाना। तो साँझ ढलने से पहले पहुँच जाने का मतलब है कि एक वो स्टोरी भी है कि भाई तू जितनी दूरी तक इसको फेंकेगा, उतनी भागेगा और फेंकेगा, लेके जाएगा तो उतनी ज़मीन तेरी। लेकिन शर्त इतनी सी है कि तेरे को सूरज ढलने से पहले घर लौटना है। तो एक आदमी रोज़ भागता था, इतनी दूर पे फेंकता था, आज इतना भीगा, आज इतना भीगा, आज इतना भीगा। फिर एक दिन जहाँ फेंकी वहाँ से वापस नहीं आ पाया। तो उस दिन जितनी थी वो सारी चली गई। हुँ, हुँ, हुँ। गुरुजी ने बहुत कहा बेटा साँझ ढलने से पहले आ जाना, मतलब है कि प्रकार को इतना फैलाना, ये खुद जितना फैल रहा है उसमें भी सँभालने की ज़रूरत है। मेरा प्रभु ने वैसे ही खूब फैला दिया। अगर मैं इसको और फैला लूँगा तो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाएगी, चीज़ें और बढ़ जाएगी, खुद के लिए चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इस नेचर की वजह से उधर ध्यान नहीं गया। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है, हर आदमी फैलना चाहता है, हर आदमी बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये नेचर डेवलप 16 में हो गया, मैंने ग्रो बाद में किया। जब बाद में ग्रो किया तो फिर नेचर भीतर से ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन भीतर ऐसा है, जीवन जीने का फिलॉसफी ये है। फिर समझ में आया यार किसी आदमी के साथ गलती से भी कुछ ऐसा पैसा नहीं आ जाए जो मुझे दर्द दे दे, क्योंकि अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का पैसा अगर आया है, तो वो आपका निचोड़ के लेके जाता है, फर्श भी उखाड़ के लेके जाता है। ये दिल करता है, तो कई बार ऐसा अपने आप को वापस बैक कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ। बस ऐसा ही मान के चलिए। लेकिन जिस दिन भी मेरे पास अच्छी टीम, अच्छे व्यक्ति, अच्छे रिसोर्सेज़ चीज़ें बनती है, तो मैं इसे यूनिफ़ॉर्म करके मेरी मर्यादाओं में रख सकूँ, ऐसा प्रयास ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ ये कह दूँगा कि मैं रुक जाऊँगा, तो वो पुरुषार्थ के खिलाफ है, हुँ, वो हुँ, हुँ। महत्वाकांक्षा के खिलाफ है। वो कोई आदमी ग्रो करना चाहता है, उस आदमी को वो डिमोटिवेट करेगा, इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों बातें बताई, गुरुजी ने कहा था प्रकार को इतना फैलाना कि वापस आ सके, और दूसरा ये कि बढ़ने का प्रयास भी करना है, इसलिए दोनों बातें। तो सर वर्क लाइफ बैलेंस पे मतलब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो अभी लाइफ पर्सनल लाइफ कैसी है? बैलेंस टाइप में कि जैसे कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन रिलैक्स करते हैं? आपका सुबह उठने से लेके शाम तक दिनचर्या कैसी क्या रहती है? अ, पहली प्रायोरिटी है मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये दोनों चीज़ें ठीक रहे। अब इस बीच जितनी भी क्वेरीज़ आती है, आज तक जीवन में ना तो कि कभी ये कहा हमसे कोई ट्रेनिंग करवा लो, ना कभी कोई ऐड किया, ना कोई स्पॉन्सर किया, ना कुछ किया। आगे से चल के नहीं फैला। प्रभु ने कहा भैया आपको इस महीने 3 ट्रेनिंग करनी है, 10 ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने 10 भी की, 5 भी की, 17 भी की। मतलब 25 दिन भी बिज़ी रहा, 5 दिन भी बिज़ी रहा, लेकिन जितना आगे से हुआ प्रकृति ने दिया उतना ही हुआ।
अपने आप प्रयास नहीं किया कि मुझे ये करना है। तो अभी एवरेज आप मान के चलिए 20 से 25 दिन मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन उन 20 से 25 दिनों में भी जीवन का हिस्सा ऐसा है कि परिवार को पूरा समय दे पाता हूँ, खूब रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद भी परिवार से बात करने में आता है, और परिवार तो थोड़ी सभ्यता के साथ कह रहा हूँ, आनंद तो सुशीला के साथ बात करने से आता है। हाँ, मेन हाँ। बात तो ये कहना चाहता हूँ, खाली टाइम में खूब आनंद लेते हैं, बातें करते हैं। तो बिज़ी रहता हूँ, लेकिन तो भी आनंद नहीं छूटता, जैसे कहीं भी हूँ। लेकिन हमारे घर में एक नेचर है, जैसे शाम को हमारी जिनवाणी की क्लासेज़ होती है, तो डेली का वो जो आधा घंटा, पौन कौन-सी घंटा, क्लास? मतलब हर एक स्पिरिचुअल चीज़ को कुछ बोलते हैं, जैसे गीता की क्लास होती है, ऐसे जैन आगम में जिनवाणी बोलते हैं, अच्छा, अच्छा, जिनेंद्र देव जिनवाड़े, की वाणी, जिनवाड़े। जिनवाणी। तो वो हमारी क्लास होती है, तो मैं किधर भी हूँ, मैं वहाँ से कनेक्ट होता हूँ। तो घरवाले सारे यहाँ बैठेंगे, मैं वहाँ से कनेक्ट होऊँगा, तो ऐसा लगता नहीं है मैं कहीं दूर हूँ। चाहे मैं बेंगलोर हूँ, चाहे कर्नाटक हूँ, चाहे गुवाहाटी हूँ, चाहे किधर भी हूँ, तो वो कनेक्टेड रहता हूँ। जैसे शाम को मेरा सेशन कहीं भी हो गया, अब मैं यहाँ पे कनेक्ट हुआ, तो वो 30 मिनट, 40 मिनट आनंद लेंगे। तो स लाइफ़ को बैलेंस परमात्मा ने किया है, मैं क्या कहूँ अपने लिए, लेकिन अच्छे से कर रखा है। हुँ, हुँ, हुँ। प्रभु ने अच्छे से कर रखा है। काम खूब देता है परमात्मा, तो वो भी खूब करता हूँ, उसमें भी एन्जॉय लेता हूँ। लेकिन जैसे जीवनचर्या ऐसी है कि यहाँ से टिफ़िन भी जा रहा है, यहाँ से चीज़ भी जा रही है, तो फ़ोन करके, "अरे! तुमने नमक क्यों भूल गए तुम यार, ये तो डालना चाहिए था साथ में।" ऐसी तो अब जब सेशन है वहाँ, लेकिन हर बात में यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, अरे! कुकर कैसे काम नहीं कर रहा, मेरा खाना कैसे नहीं बन रहा? मैं इतना इन्वॉल्व हूँ मेरे जीवनचर्या से कि मेरा घर छूटता नहीं है और काम भी चलता है। तो काफ़ी बैलेंस है। एक हाँ, जैसे भी आपने मुझे बात बताई थी मैं ऑडियंस के लिए, आप कुकर लेके जाते हैं कई जगह जब आप हाँ। क क्ला उसके लिए जाते हैं, हाँ, सेशंस वगैरह के लिए? मेरे थोड़े से कुछ नियम थोड़े कठोर हैं। हाँ, सर। मेरा उस जगह पे भोजन नहीं होता जो रसोई नॉन-वेज और वेज दोनों बनती है। तो हुँ, 5 स्टार होटल में रहता हूँ, लेकिन वहाँ खाना नहीं खा पाता। तो जहाँ कुछ भी ऐसा भोजन मिल जाए, या तो किसी घर पे किसी के मुझे भोजन मिल जाए, तो मैं तो माँग के खा लेता हूँ, भैया खाना वहाँ खाऊँगा तुम्हारे, अगर कोई हुँ, परिचित है तो। हुँ, नहीं है तो फिर मेरा एक छोटा-सा कुकर पिजन प्रेस्टीज का साथ जाता है, उसमें सब्ज़ी बन जाती है, तुरंत टमाटर की बन जाए, खीरे की बन जाए, 5 मिनट लगते हैं। दूध के पराठे साथ ले जाता हूँ, उनकी मर्यादा रहती है। वो मेरा काम चल जाता है। तो इससे कनेक्शन बना रहता है, घर नहीं छूटता मेरे से, क्या बात! तो चीज़ें बनी रहती है, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि बाहर हूँ। कभी-कभी 5 दिन, 10 दिन के टूर ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले वो हैं, तो भी नहीं छूटता कि जयपुर से गुज़र रहा हूँ, तो ये हो गया, मुंबई से गुज़र रहा हूँ, तो वहाँ पे किसी ने कुछ दे दिया, ऐसे कुल मिला के चलता है। लेकिन घर का तो पूरा रहता है, छूटता नहीं है, पूरा बैलेंस लाइफ़ है और ठीक है, चल रही है गाड़ी। हेल्थ पे सर आपका मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। तो हाँ। रूटीन में मतलब जैसे मैंने एक सवाल भी था, सुबह उठने से लेके शाम तक का नॉर्मल रूटीन अगर आप घर पे हैं या सेशन नहीं भी है तो क्या रहता है आपका? बहुत आनंद रहता है। हाँ। मतलब सुबह के मंदिर के कार्यक्रम नियत हैं, वो हुए, भोजन मेरा 11 से पहले निपट जाता है सुबह, और दोपहर में फिर अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें, या मैं परिवार के साथ खूब सारी मस्ती करता रहता हूँ। परिवार वाले ये सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन मैं उस टाइम कुछ चीज़ें ले रहा होता हूँ, ग्रहण कर रहा होता हूँ। किसी की बातों से, किसी की हरकतों से, किसी घटनाओं से, उनको मैं सिद्धांतों से कनेक्ट कर रहा होता हूँ। दृष्टांत जीवन में जो दिखते हैं, उनको मैं सिद्धांतों पे घटा रहा होता हूँ। ये उनको नहीं पता चलता, लेकिन वो चल रहा होता है मेरे उसके भीतर। तो फिर बच्चों से आनंद लिया, कभी और कुछ किया। कुछ प्रिपरेशन आ गई तो बीच में लिखना चालू कर दिया। शाम का रूटीन रहता है, जो शाम को सूर्यास्त पहले भोजन निपट जाता है, उसके बाद थोड़ा वॉक करना, घूमना-फिरना। काफ़ी आनंद रहता है प्रभु की कृपा से। नहीं सर, अब तो आपकी दिनचर्या से जेलस होने लगी मुझे और बहुत सारे लोगों को कि यार बड़ा एकदम शानदार जीवन जी रहे हैं। ठीक है, शांति वो का है। सबसे मेन चीज़ वो चीज़ है ना, आपने प्रकार वाली बात जो कही है, हाँ, भागा-दौड़ी नहीं कर रखी है आपने। नहीं कर आपने रखी। कहा जो है वो ठीक है, जो आ जाएगा वो ठीक बस, है। बस, तो बस। वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका हँसमुख स्वभाव सबने देखा है, लेकिन अभी यहाँ पे संत स्वभाव आपका देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आपने खाने पे नियंत्रण है, वाणी पे नियंत्रण है, आपके हर चीज़ पे एक नियंत्रण और डिसिप्लिन है। चीज़ें चल रही है। ग्रेट सर। सर यूट्यूब पे आप कैसे आना हुआ? और यूट्यूब जैसे अभी आपने बता दिया यूट्यूब पे तो कि आपकी वो कैसे वीडियो चली और वो वीडियो गई। हाँ। अभी आपके कितने मेन चैनल एक ही है या और हाँ, कई हाँ। चैनल्स हाँ क्लिप्स जी, हाँ वगैरह जी। बना रखे हैं? यूट्यूब पे जो एक हमारा मेन चैनल है, उसपे शायद 6 मिलियन प्लस कुछ फॉलोवर्स हैं। ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस है, और एक शॉर्ट का चैनल है, हर्षवर्धन इन शॉर्ट्स, उसमें लाख से प्लस है। एक इंस्टा पे, एक फेसबुक पेज पे। यूट्यूब पे सर इस पे डेडिकेटेडली आप टाइम लगाते हैं या जो आपकी इवेंट है उसी में नहीं, से मैं कट तो के 1 जाता है? मिनट भी नहीं दिया यूट्यूब के लिए। ओके। आज तक 1 मिनट भी मैंने यूट्यूब के लिए नहीं दिया। 1 मिनट नहीं कह सकता, लेकिन यूँ हुँ, कह सकता हूँ कि कुछ स्पेशल वीडियोज़ अगर बनाए होंगे कैमरे पे आके, वो भी 2-5 की संख्या में। जैसे अभी नशे के ऊपर बहुत दिल से आ रही थी कि बहुत यूथ नुकसान में जा रही है, तो बोलूँ, तो नशे के ऊपर एक वीडियो बनाया। एक एक वीडियो सुसाइड जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ बनाया, और अब एक वीडियो आने वाला है जुए के ऊपर,
इतना ही समय दिया, नहीं तो मैंने कभी अच्छा ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे कितने सब्सक्रिप्शन है, कितना क्या है, इतना ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। प्रभु ने हुँ। जब चढ़ाया तो शुक्रिया किया, जब गिराया तो कि हाँ ठीक है, जहाँ थे वहाँ से अभी भी बहुत ऊपर कर रखा है। तो ऐसा करके तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मन करता है कभी-कभी थोड़ा ध्यान दें, कोशिश करूँगा अब ध्यान देने की, अभी गाड़ी से। बहुत सारे यूट्यूबर अभी आपको देख रहे होंगे, बोले अरे बिना ध्यान दिए 6 मिलियन पहुँच गए, हुँ, अब क्या करिए, ध्यान दे देंगे तो ये ध्यान क्या करेंगे, बाकी सब टेंशन में है अभी। है तो सच्चाई की ध्यान नहीं हाँ, दिए और इस जी बात का ये भी है, बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेंट करते सर आप अटैचमेंट नहीं रखते हो, आप मिलते नहीं हो, आप लोगों से जुड़ते नहीं हो। भाई क्षमा भाई, थोड़ा खुद में इतना खुश रहता हूँ, परिवार में इतना खुश रहता हूँ, चीज़ें जो हैं तो उसमें थोड़ा नहीं निकल पाता, थोड़ा-सा ध्यान तो नहीं दे पाता, कनेक्शन इतना नहीं बना रहता। लेकिन हाँ, डिजिटली इतना कनेक्शन नहीं बनता लेकिन फिज़िकली जितने लोग मिलते हैं जहाँ-जहाँ वो कनेक्शन बहुत भारी होता है। यहाँ भी है, अब थोड़ा और कोशिश करूँगा कि कनेक्शन और बॉन्डिंग को मजबूत कर सकूँ। ग्रेट। एक सर सेल्स ट्रेनिंग आप बहुत लेते हैं। सेल्स पे मैं आपसे 2-3 आपके टिप्स लेना चाहूँगा कि सेल्स को कहते हैं कि आप सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है, ठीक है? और ये इस चीज़ ने सीख ली उसकी लाइफ और पर्सनल लाइफ पूरी होती है। उस पे 2 बात आप कहना चाहेंगे भी व्हाई सेल्स इज़ इम्पोर्टेंट? अभी कोई बच्चा 12 साल, 15 साल का है, जो भी है, स्कूल कॉलेज में भी है, वो भाई साहब पढ़ाई में उसको चाहे सिखाए ना सिखाए, उसको ज़िंदगी में सेल्स सीख लेनी चाहिए। सही बात क्यों? है। गहरी बात चाहिए। है। आपने प्रश्न के साथ आंसर भी दिया है। फिर भी मैं मेरी अपेक्षा से मेरे अनुभव से बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने आप को सेल्स में इन्वॉल्व किया है, हुँ, तो डायमेंशन खुलती है। जैसे कहते हैं ना कभी-कभी अपनी ऊर्जा के चक्र खुलते हैं, विशेष ध्यान से विशेष क्रियाएँ खुलती है, विशेष ऊर्जाएँ स्पंदन होती है। ऐसे सेल्स से मैंने लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव होते हुए देखा है। उनका फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उनका सोशल, उनका हर तरीके से सोचने का अंदाज़, जीने का अंदाज़ और इसके पीछे गहरे में जब गया तो मुझे समझ में आता है कि जब तक इंसान ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करे, जब तक उस आदमी के ऊपर आरोप नहीं आए, जब तक वो आदमी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो, तो ये केवल सेल्स में ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वो हुँ, ग्राहक हुँ। आपको भीतर से मारेगा, वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन करेगा, वहाँ से वो प्रश्न करेगा, वहाँ से वो क्रिटिसिज़्म करेगा, वहाँ से कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी देगा। इनसे फेस करना, इनको अटैक करना, इनके ऊपर काउंटर करना भीतर से इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और स्कॉलास्टिक एजुकेशन कुछ सिखाती है, प्रोफेशनल एजुकेशन कुछ सिखाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ सिखाती है। लेकिन मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया कि जो एक्सपीरियंस्ड लर्निंग और एजुकेशन सिखाती है, वो बहुत बेशकीमती है, जो आदमी यहाँ सीखता है। सेल्स में आपको वो अनुभव होगा, जो जीवन का रियलिस्टिक अनुभव होगा क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ये तो सिखा देंगे, ये पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे करें। लेकिन थप्पड़ें जब पड़ेगी जीवन की असली थप्पड़ें, वो थप्पड़ों को हैंडल कैसे करोगे, थप्पड़ों के बाद उठोगे कैसे गिरने के बाद, ये तो आपको केवल एक्सपीरियंस सिखाता है। सेल्स को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ पे एक इंसान के सारे आयाम खुलते हैं, विकसित होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ निकलती है और संभावनाएँ बड़ी खिलती है। इसलिए मुझे सैल्यूट है सेल्स को जो इंसान को बहुत कुछ निखारने में मदद करती है। और सेल्स में है कि दिन की एक सक्सेस होती है, पर उससे पहले नो फेलियर झेलता है, तब वो एक सक्सेस होती है। बहुत, बहुत बहुत दरवाजे पड़ते हैं, बहुत थप्पड़े खानी पड़ती है और यूँ कहें कि क्या-क्या नहीं कहते लोग। मतलब हर कॉल पे, हर मीटिंग पे आत्मसम्मान के टुकड़े होते हैं, वो फिर उठाता है, फिर जाता है, एग्ज़ैक्टली फिर सही उठाता है, कह रहे फिर हैं आप। जाता कितनी बार अपने आप को प्रतिष्ठा को दाँव पे रखता है, खुद से मतलब खुद की नज़रों में गिरना, फिर उठ जाना, ये जो है, ये तो स्पेशल केस है। अपन दोनों इस पे लंबा डिस्कशन कर सकते हैं कि एक आदमी के सेल्स में कितने आयाम खुलते हैं। वो ये समझता है खाली शुरुआत में कि यार मैं गया, नहीं बिका, फिर बिक गया, गया, बिका। लेकिन उसे ये पता नहीं होता उसके भीतर क्या डेवलप हो रहा होता है। वो एक ऐसा इंसान बन रहा होता है, उसमें सच्ची लीडरशिप डेवलप हो रही होती है, जो जो बड़ी-बड़ी जगहों पे नहीं हो पाती है, जो सेल्स में एक एक व्यक्ति को लीडर बना क्योंकि कहाँ-कहाँ से मतलब एनाकोंडाओं ने जहाँ-जहाँ से उसे डसा होगा ना, उतना ही भारी बना होगा। इतना एक्सपीरियंस लर्निंग होती है। बहुत सेल्स पे सर एक मास्टर क्लास करेंगे आपके साथ अलग से, हर जन पार्ट 2 में। हाँ, राइट सर। चलो कुछ अलग-अलग टॉपिक पे सर आपकी ओपिनियन लेनी है मेरे को, लेते हैं अलग-अलग टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। नहीं, नहीं हाँ, आराम से। पहला इंडियन कल्चर पे अपन बात करते हैं, जैसे बहुत सारे मैं एग्जांपल जो है ना आपके, कुछ रामायण से, कुछ महाभारत से, कुछ भारतीय सभ्यताओं से, कि भारत में पहले ऐसे हुआ करता था, तुम इसको भूल गए, अब ये हुआ करता था। अब क्या है कि वहाँ से आते हैं। तो अब एक तो इसकी रिसर्च आप कैसे करते हैं 1, एक तो ऑब्जर्वेशन आपने बताई वो। दूसरा इसमें एक सवाल मेरा ये आता है कि ये जो कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट थी, भारत को बहुत बड़ा किया। लेकिन अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि नया जो जनरेशन है वो उसको भूल रही है, हम वापस भूलते जा रहे हैं। तो एक तो उस उससे रिलेटेड कुछ किस्से आप बता पाएँ कि ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमको हमेशा देखनी चाहिए, और ये जो आज के यूथ को हम कैसे कनेक्ट कर सकें, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? गहरी बात है राहुल जी। मतलब हुँ, आप मान के चलिए
2013-14 में मैंने राजीव दीक्षित जी का एक कोटेशन सुना था। उसने मेरे जीवन को बहुत कुछ रिसर्च करने में मदद किया उस कोटेशन में। उन्होंने कहा, जब तक भारत लोटे में पानी पीता था, कुछ हुँ, परसेंटेज लोगों के पाइल्स थे, और जब से भारत के लोग गिलास में पानी पीने लगे, 30 से 40% लोगों के पाइल्स हुई। इस लाइन ने मेरे जीवन को इतना बदला और इंडियन कल्चर के ऊपर मुझे इतना गर्व हुआ। उसके बाद मेरे भीतर से जो स्पंदन आए और जो मैं इसमें लगा ना, कहा बाप रे! जीवन में ज्योमेट्री और ज्यामिति का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो पूरे विश्व को ज्यामिति तो दी भारत के कल्चर ने, भारत की फिलोसफी ने दी है, भारतीय दर्शन ने दिया है, भारत के ही सिस्टम ने ज्यामिति दी है। रिसर्च करते फिर मैंने यंत्र देखना चालू किया। शोरूम पे, दुकानों पे, बिजनेस के मेन जगहों पे यंत्र मिलते हैं। चीजों को कनेक्ट करना चालू किया, डॉट्स बनाने चालू किए। वो कह रहे हैं कि लोटे में पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन को सिकुड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसका सरफेस टाइन 0 होता है। और गिलास का प्रस्थ तनाव बढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसको सिकुड़ाता है। ज्यामिति, ज्यामिति दिया किसने? भारत ने। ज्यामिति मतलब क्या? ओ हो! अरे रे! कुछ तो है कनेक्शन। तो फिर ये यंत्र क्यों रखे? ज्यामिति का ही प्रकार है। फिर ये वास्तु क्या? ओह माय गॉड! कोई ना कोई रूप में ये ज्योमेट्री है। फिर ये दाब, ये ताप, ये सब कुछ तो कनेक्शन। फिर मैंने छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चालू किया। मैंने कहा, भारत की माँ 5000 साल से कह रही है, बेटा बिस्तर समेटो। तो भारत का बच्चा इसलिए नहीं समेटता कि माँ वापस आके इसी में सोना है, तो मैं समेट के करूँगा क्या? ये यहीं पे रहने दो। कुछ समेटते हैं तो दुःख से, कुछ तकलीफ से, कुछ ये नहीं। फिर अमेरिका के एक विलियम्स ने कहा, अरे सुनो भाई, मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है मेक योर बेड, बिस्तर समेटो। शुरू-शुरू में तो ₹1100 में बिकी होगी। भारत के लोगों ने कहा, वाह, वाह, वाह! बिस्तर समेटो पे बुक आ गई। हाँ, उसने कुछ तो भारत से कनेक्शन होगा, उसने भारत के कल्चर को रिसर्च किया होगा। उसने अपनी किताब के मर्म में जब बताया, मेरा दिल इतना बड़ा हुआ रे, कि भारत के कल्चर ने क्या दिया। उसने कहा, जब भी कोई इंसान अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत डेली किसी एक टास्क को कंप्लीट करके करता है, उसके जीवन की सारी टास्क कंप्लीट होती है। ओहो! भारत में जिन जिन्होंने सुना उन्होंने तालियां बजाई। मैंने कहा, 5000 साल से माँ कह रही थी। वो बेचारी यूनिफॉर्म मॉडल में नहीं कही, उसने साइंटिफिक तरीका नहीं बताया, तो तुमने नहीं माना, लेकिन ये कह तो भारत का कल्चर वर्ष। इसका मतलब फिर उसके बाद में मैंने देखा, भारत का हर कस्टम, हर कल्चर, हर छोटी-छोटी प्रथा, हर एक घटना के पीछे कारण है। रिसर्च इतनी तेज गति से लगाई कि भारत में एक माँ, एक दादी-नानी जो नज़र उतार रही है, वो भी अनसाइंटिफिकली नहीं है। वो भी अतार्किक नहीं है, इलॉजिकल नहीं है। उसके पीछे भी आपके शरीर में जो सूक्ष्म हो रहा है, जिसे अग्नि स्नान कराने से वो एनर्जी नष्ट होती है। फिर तो मैंने कहा, भारत के कल्चर की हर एक परंपरा, हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी, भारत की माँ कह रही है मंदिर जा बेटा, 5000 साल से कह रही है मंदिर जा, वो नहीं जा रहा। खबर लगती है कि वहाँ की जो ज्यामिति है, वो घर की ज्यामिति से पूरी तरह से डिफरेंट है। घर में छत है, जो यहाँ के इस गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स पर ताकत लग रही है, और वहाँ पे छत ही नहीं, वहाँ दीवारें ही जाके अपना रूप धारण कर रही है छत का, इसलिए वहाँ अपनी कोर से कनेक्ट होता है। मैंने ये एक बात में 2 मिनट लगा दी कि भारत का एक सिखाया हुआ लेसन पूरे विश्व ने अलग-अलग तरीके से सीखा है, ज्यामिति क्या है। तो अगर मैं आपको ये केवल एक कल्चर, एक इंडियन कल्चर की ज्यामिति को उठा के ये 10 एग्ज़ाम्पल दिया, तो भारत की छोटी-छोटी परंपराएँ, प्रथाएँ और कस्टम्स, इनका कितना गहरा संबंध है आपके जीवन से। दिवाली पे पहले आंगन होते थे हुँ। और अपन बाहर आकृतियाँ बनाते थे, याद है ना आपको? हुँ, हुँ, हुँ। आंगन ही खत्म हो गए तो आकृतियाँ कहाँ रहेगी? वो हर आकृति किसी न किसी शुभ यंत्र को रिप्रेजेंट करती थी। हर आकृति कुछ आकर्षित करती थी। आज भी आप पान के पत्ते को भरी हुई बाल्टी में, पानी की बाल्टी में पटक दो, उसका डंठल नॉर्थ में जाता है। इसका मतलब वनस्पति प्रकृति को कनेक्शन करती है। रुद्राक्ष को बिस्तरों पे, फैले हुए बिस्तरों पे लटका के देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर सही समेटे हुए बिस्तरों पे लटकाते हैं, क्लॉकवाइज मूव करता है। अरे! वनस्पति जीवित है। ये स्पंदन को पकड़ रही है, यही ज्यामिति को पकड़ रही है। मैंने तो अभी एक ही बोला राहुल जी, ज्यामिति। अगर भारत के हर कल्चर के ऊपर अपन बात करें तो घंटों लग जाएँगे। हर कल्चर में एक विज्ञान है, हर कल्चर में एक साइंस है, हर कल्चर में मानवता को उठाने के लिए पर्याप्त मूल्य हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो बहुत, मेरा एक वीडियो है परंपराओं के ऊपर, आधे घंटे से ज़्यादा बोला है। सेशन से हट के ही चला गया। सारी ऑडियंस कहती है सेशन बंद, पहले इस मैटर में बात करो। तो मुझे पूछते चले गए, भूत है क्या? मुझे पूछते चले गए, वो ठीकरी का क्या रोल है? वो चौराहे में क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ तक चले गए। एक-एक चीज़ के ऊपर। ये बिल्ली का चक्कर क्या है जो रास्ता काट रही है? ये क्या है, ये घोइरा काट रहा है तो क्या है? ये नेवला काट रहा है तो क्या है?
मैंने तो इस पे पूरे प्राणों से जहाँ से जो मिला जीवन में उसे खुद ने कलेक्ट किया, अपनी जितनी मेरी बुद्धि और विवेक है, उनसे मैं साइंस तक पहुँच पाया। भारत का कोई भी कल्चर अधूरा नहीं है। वो किसी न किसी चीज़ को सैद्धांतिक रूप से साबित करता है। पर जैसे आपने एक बात बोली, इंडिया में क्या चीज़ है कि हमारे घर वाले जो कह रहे हैं वो तो नहीं मानेंगे। हाँ, उसी बात को कोई बाहर का आदमी लिख के देगा तो मान लेंगे। अभी से आपने जैसे एक बात बोली इसकी मेक योर बेड। ऐसे ही पकड़ो अपने घर वाले 5000 साल से कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपन हाँ, नहीं उठेंगे। नहीं होते। रॉबिन शर्मा किताब लिखते हैं 5 एएम क्लब। अब 5 एएम क्लब बने हुए हैं पूरे इंडिया में। 5 यस, एएम क्लब, 5 एएम हाँ, क्लब, अब मज़ा आ वहाँ गया, क्या है कि मज़ा आ थोड़ा गया। रुपया लगता तो है, भई वहाँ थोड़ा 5 एएम क्लब एफर्ट्स क्यों लग लगते गए? हैं। फिर हमारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम मंत्र बोलो, तुम ओहो! पूजा करो। ओहो! वो बुक लिख के आ रही रोंडा ब्रांड, हुँ, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, अफर्मेशन करो। तो हाँ, अफर्मेशन और मंत्र एक बात नहीं है क्या? एक ही बात है। फिर वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, हाँ, धन्यवाद दो। यस, तो यस, हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे यस, क्या? यस, हे लक्ष्मी माता तुम्हारी सही कृपा से बात सब है, संभव सही हो बात है। जाता। हम तो धन्यवाद ही तो दे रहे हैं। हाँ, हम लक्ष्मी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, लक्ष्मी की जब आरती कर रहे हैं। हम जगदीश्वर जी को भगवान ओम जय जगदीश हरे, तुम्हारी कृपा से हो गया। हम भगवान को धन्यवाद ही तो दे रहे हैं। तो हमारे आरती खराब है, वो हाँ, ग्रैटिट्यूड ठीक है। हाँ। हमारे मंत्र काम के नहीं है, तुम इसका अफर्मेशन एक कर रूट लो। कॉज़ बताता हूँ राहुल जी। अभी अपन इस हॉल में बैठे हैं। हुँ, आप लोगों से पूछता हूँ मैं, दोस्तों आप बताओ, शरबत के 2 गिलास रखे हुए हैं। एक आदमी एसी के रूम से आके इस शरबत को पी रहा है और एक आदमी तपती धूप से आके शरबत को पी रहा है। ज़्यादा आनंद किसको आएगा? तपती तपती धूप धूप वाले वाले। को। आप और हमें ये महान मूल्य यूँ ही मिल गए। इसकी प्राइस ही पे नहीं की। और उन लोगों ने जिन्होंने ये लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं ना, जिन-जिन लोगों का आपने नाम हाँ, लिया, हाँ। इनके जीवन में इतनी तपती धूप थी कि इन्हें जीवन के सच्चे मूल्य ही पता नहीं थे। जब ये भारत से गए और समझ में आया, अरे बाप रे! असली जीवन की ऊर्जा यहाँ बहती है। अपन को वो बिल्कुल मिले थे। तभी तो आप देखो, आप पूरे राजस्थान को देख लेना, इस राजस्थान के मारवाड़ियों का दबदबा पूरी दुनिया में है। ये चेन्नई में राज कर रहे हैं, गुवाहाटी में राज कर रहे हैं, सब जगह राज कर रहे हैं। यही नहीं कर रहे। लेकिन राजस्थान में किस हिस्से से गए ये? जो अभाव में थे, जिनके पास अभाव था, जयपुर वाले नहीं कर रहे। हाँ, जयपुर वाले नहीं। क्योंकि उनको तो सब कुछ बड़ा मिला, हम कैपिटल में हम ये हैं, लेकिन आपको कोई जालोर का मिलेगा, आपको कोई नागौर का मिलेगा जिस पे किसी ने गौर नहीं किया, कोई बाड़मेर, कोई जैसलमेर, कोई किस बेल्ट का मिलेगा, कोई शेखावाटी। ये क्यों कर पाए? अभाव था, पानी भी टाँके में 1 साल का इकट्ठा करके पीने वाले हुँ, लोग, इनके अभाव था। तो जो जिसके पास जिस चीज़ का अभाव, उसे मूल्य समझ में आता है, जिनके पास जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल उसे मूल्य। तो आप और हम जिन-जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, घरों में, परिवारों में उठना, करना, ये ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें, ये हमें गिफ्ट में मिली और ये जो फ्री में मिल गया, उसका मूल्य तो कभी कोई व्यक्ति करता ही नहीं। इसीलिए महाभारत में कृष्ण जी ने बोला है, बलदाऊ ने पूछा कि अरे आप 3 लोक के नाथ हो, 1 अंगुली से इनका दिमाग ही तो फिराना था, फिर ये इतना बड़ा त्राहिमाम क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने बोला, दाऊ जिस चीज़ का मनुष्य मूल्य नहीं चुकाता, उसकी कदर नहीं करता। अब इन्होंने अपना करोड़ों लोगों ने बलिदान देके धर्म की स्थापना की है, तो अब ये लंबा टिकेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं प्राइस पे करे बिना मनुष्य को उसका मूल्य समझ में आता ही नहीं है। तो अपन उस दौर से गुजर रहे हैं सर, मूल्य समझ में नहीं आता। वो सी एक और मुझे भी रील याद आ रही है। इंद्रेश जी महाराज एक कथा-वथा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार जैसे अगर अभी गुरुजी हैं, जो आपको यहाँ आके क्या करना है? बोले बेटा तुम राम-राम बोलो। बोले कहा नहीं वो तो कर लेंगे और बताओ। ये तो जो है बोला ना कि सर ये तो ठीक है, इसके और अलावा बताओ, बोलो। और बताओ। तो वो बोलता है यार यही तो है। ये नहीं है गुरु सच्चा नहीं है, हे राम-राम बता रहा है। भगवान! फिर वो बोले दूसरे गुरु के पास गया। तो गुरु कहता है देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उठना है सुबह उठ के एकदम 4 बजे। यस। ना 4 बज के 1 मिनट पे, हुँ, ना बज के हुँ, 3 बज के 59 मिनट हुँ। पे। हाँ। फिर उसके बाद तो मैं ना जब उठो तो पहले दाहिना पैर रखना यस, ज़मीन पे, यस। फिर दाहिना पैर रख के एक ही पैर से जाना लंगड़ाते हुए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद पानी से नहाना एग्ज़ैक्ट 2 मिनट। यस। 2 मिनट नहा के एकदम नए कपड़े पहनना, एक बार भी पहने नहीं चाहिए। हाँ, टैग भी उसी अड्डे में हटेगा। हाँ साहब फिर बोले भाई साहब फिर एक बड़ी थाली लेना, हाँ, थाली में पहले चावल डालना, फिर चावल से फिर एक साथिया बनाना, हाँ। फिर उसमें एक दीपक जलाना, दीपक में होना चाहिए तिल्ली का तेल। ओह हो, हो! तिल्ली का तेल दीपक में लगा के जलोगे और फिर जब वहाँ बैठोगे तो हवा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ। गेट बंद कर देना, हुँ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हुँ, वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। हुँ, फिर ऐसे बोलना राम, राम, राम। बोले हुँ। भाई साहब ये मैं कर लूँगा, ओह! ये खतरनाक चीज़ है। ये क्योंकि अब बोले इससे तो कुछ होगा क्योंकि साहब, अब एक फ़नल हो गया। इससे तो अब कुछ एक होगा एक भाई। गुफ़ा में डाला है, ये यूनिफ़ॉर्म्ड कर दिया, अब उसे लगता है अरे बाप बोला रे! अब तो कुछ होगा साला ये सुबह असली है। 4 बजे उठ के एक हाँ, टाँग पे खड़ा होके ये जो स्वच्छ कपड़े पहन के करता हूँ मैं। क्योंकि तो प्राइस पे करना चालू कर दिया। अब दुःख और दर्द शामिल हो गया। जैसे उसका शामिल होता है उसको वैल्यू आती है, उसे उसका अभिमान में आता है, यार ये आदमी बहुत भारी है भाई, करना वही था। अरे प्रभु! तो याद है
पेरेंटिंग पे सर एक आपकी मैंने आपका जो पहला परिचय था, शायद आपकी पहली वायरल वीडियो हो, मेरे मेरे को जो पहली वीडियो आपकी दिखी थी, वो ये दिखी थी, मुझे घर के फैमिली ग्रुप पे किसी ने भेजी थी ओह! कि बोले यार मेरे जो बेटे-बेटी हैं, मैं उनको मर्सिडीज़ में नहीं भेजता। चाहता तो भेज सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तो नहीं, लटक के जा। फिर वो सबने भेजी, देखो साहब क्या है पेरेंटिंग ये वो, और फिर वो सब ऐसे हो गए यार ये है पेरेंटिंग के गुरु। तो मैंने कहा मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ये वीडियो उनको भेजूँगा कि देखो मैं उनसे मिल लिया हूँ, अब पेरेंटिंग के राज बताओ। तो पेरेंटिंग में अब जो एक सुविधा एक तो होती है, बचपन में कई लोग जो सुविधा नहीं होती वो अलग तरह से करते हैं, जिनके पास सुविधा होती है वो अलग करते हैं। तो तरीका क्या है राइट पेरेंटिंग का? बच्चों को बचपन से ही कैसे तैयार करें? सिद्धांत से जीवन का हर प्रश्न का आंसर मिल सकता है। हुँ, इम्पोर्टेंट है कि मैंने वहां तो कह दिया कि मेरी लाल हुई थी तुम्हारी भी लाल कर दूंगा, ये हाँ, सब मजाक कर लिए, तुम्हें भी लटक के जाना पड़ेगा, ये सब हो गया, ये था रिफ्लेक्शन। हाँ, लेकिन मेरे भीतर, उसके भीतर सिद्धांत कौन सा उछल रहा था उस टाइम, आज उसकी बात करते हैं अपन। हाँ, ऐसा कहते हैं दुनिया के महान लोग और दुनिया के सबसे आदर्शवादी लोग जिन्होंने जीवन को हर हिस्से को जिया है, अनुभव से जिया है, जिस इंसान का शरीर कोमल रह जाता है ना राहुल जी, और यूँ कृष्ण जी की अगर भाषा में मैं बोलूँ कि जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जिस इंसान का हृदय कठोर हो जाता है, वो समाज के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। ये दुर्योधन के साथ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के साथ जो सबसे बड़ी बात हुई ना, इस आदमी का हृदय इतना कठोर हो गया कि उसके कठोर हृदय की वजह से ये सारी चीज़ें होती चली गई और एक विशेष जगह एनर्जी लगती चली गई। कभी भी मनुष्य का जीवन कोमल नहीं रहे, टफ रहे, कठोर रहे, क्योंकि सारे गुरुकुलों में यही परंपरा थी। भारत की यही कल्चर था कि 25 वर्ष तक इसे जिस तरीके से तपाया जाएगा, ये जितना कठोर जीवन जिएगा, ये उतना ही जीवन को सुविधायुक्त और आसान बना लेगा। आज के आप मतलब अपने ग्रंथों में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को 16 जो स्वप्न आए थे, उसमें से एक स्वप्न था कि गाय बछड़े को चाट रही है। हुँ, और चाटने की जो पराकाष्ठा है वो इस लेवल की है कि चाटते-चाटते चमड़ी उधड़ गई और खून आने लग गए। इस बात का संकेत ये था कि अब जो युग आएगा, उसमें माँ-बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे, इतना ओवर प्रेम करेंगे, इतना ज़्यादा स्नेह देंगे, इतना ज़्यादा पालने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का शरीर इतना कोमल रह जाएगा कि प्रकृति फिर उसे छीनेगी, उसे नोचेगी। उस अपेक्षा से मैंने बोला था कि मैं तो बच्चों को, जैसे मैंने टफ जीवन जिया, मेरे पिताजी ने टफ जीवन जिया, ऐसे मैं इनको भी टफ जीवन, तो उन्होंने वही टफ जीवन जिया। आज भी वो मर्सिडीज में, ग्लोस्टर में, इनमें नहीं जाते। आज मतलब वो जब बात कही थी तब तो रियल में लटक के जाते थे, तब तो टैक्सी में लटक के जाते थे, लेकिन अब बेचारे ग्रो कर गए, सवाल भी तो बदल गया, 5-7 हाँ, हाँ, साल हो हाँ। गए। तो अब उनके लिए ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी सबसे छोटी जाएगी जो घर में टियागो होगी हुँ, या मारुति 800 होगी, सबसे छोटी वाली में जाएंगे। आज भी उनके लिए बड़ी वाली गाड़ियां नहीं है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। वो मेरे साथ फन करने जाएँ, मस्ती करने जाएँ तब है, आज भी नहीं। लेकिन उन्हें अब ये मूल्य पता चल गया, आज वो कोई-सी में भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो एहसास हो गया, उन्होंने प्राइस पे की है। वो पसीने में बसों में जाना, वो लटक के जाना, वो तकलीफ सहना, वो उन्होंने अच्छे से देखा है, उन्हें आज भी महसूस होता है जीवन में उतार और चढ़ाव क्या है, जीवन में पैसे की वैल्यू क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। ये सब वो क्यों समझ पाए आज, क्योंकि उस दिन उनके पिता ने मर्सिडीज़ में नहीं भेजा। हुँ, हुँ, हुँ। इसका सीधा संबंध, लेकिन लोग उसको अलग-अलग वे में ले जाते हैं। जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हर एक छड़ के 2 हिस्से हैं, 2 सिरे हैं। तो अरे नहीं रे, बच्चों को भी कोई मारता है क्या? अरे बात मारने की अपेक्षा से नहीं कही जा रही, बात कही जा रही है दंड की अपेक्षा से। अब मारने में और दंड में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है। मारने में और शिक्षा देने में बहुत फ़र्क है। जब से दंड बंद हुआ है स्कूलों में, तब से जो खेप पैदा हो रही है, वो ऐसी कोमल खेप पैदा हो रही है जो कुछ ही नहीं कर पाती। अब तो मैं कितना टफ था, 7th क्लास के बाद गाँव छोड़ा। 11 साल का लड़का 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर 3 बसें बदल कर, अरे रे! ये टफनेस आज कहाँ है? आज तो उसको यूँ लग रहा वो कि सोसाइटी में भी निकलता है ना जिसका हाँ, गेट बंद है, हाँ, वो भी कहता है कहाँ बता के जा, कहाँ सोसाइटी में कैसे चला गया तू? मतलब टफ बबल जीवन। में पल रहे हैं, बबल में। मैं तो टफ जीवन आज भी जीता हूँ राहुल हाँ, जी, नहीं और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, टफ जीवन जियो, नहीं तो क्या है कि एक बार कोमलता की आदत लग गई, तो फिर जीवन का अंत बुरा होता है, फिर समाधि नहीं हो पाती, फिर तो जीवन विलासिता में जाता है। और इसके बारे में एक घटना बता दूँ मैं आपको, एक राजा था, उसकी जो शैय्या थी वो इतनी इतनी विलासिता और इतनी हाईटेक और लग्ज़री थी कि उसका जो नौकर था ना, रोज़ उसके ऊपर जो शैय्या करता था, तैयार करता था, तो बेचारा एक दिन थका हुआ था, उस शैय्या को करते-करते उसको नींद आ गई। 5 ही मिनट नींद आई कि राजा के सैनिकों ने देख लिया, राजा ने देख लिया, और वो राजा की सैया पे सो गया। इसको 100 कोड़े लगाए। 1 कोड़ा, 2 कोड़ा में तो दर्द हुआ, तीसरे कोड़े के बाद हँसना चालू हुआ।
चौथे कोड़े में हंसना चालू हुआ, 15 में हंस रहा है और राजा टेंशन में आ रहा है कि हर कोड़े में डबल हंसी आ रही है। तो 20-25 कोड़ों के बाद रुकवाया, "अरे रुको, पूछो तो सही हंस क्यों रहा है?" तो उसने बताया कि राजा जी हंस तो इसलिए रहा हूँ कि इस सैया पे 5 मिनट सोने की सजा अगर इतनी है तो आप तो तो राजा तेरा तो क्या कब होगा से सोने कालिया। वाले? और राजा ने वहीं वैराग्य ले लिया, छोड़ दिए चीजें। राजा समझ गया, अरे 5 मिनट सोया उसकी तो सजा है, तो मैं तो इसमें 20 साल से 50 साल से सो रहा हूँ। सर कोमलता का तो परिणाम बुरा आता है। तो इतना कहना चाहता हूँ, टफ बने बिना आपको लोग देखेंगे भी नहीं, आपको जीवन में ध्यान ही नहीं देंगे। चीजें कुछ बदलाव तब लाती है जब आप टफ बनते हैं। हर वो आदमी जो जीवन में तपस्या कर सकता है ना, वो ग्रो कर सकता है। वो सब तपेश्वरी से राजेश्वरी, एक राजेश्वरी से भोगेश्वरी। गजब, भारी भारी लाइन है। गुड गुड। चलो सर, अभी अपन सारी चीज़ों पे चले, में गंभीर डिस्कशन है, 1-2 और करेंगे, लेकिन एक बात करते हैं सर, आपका जो एक वो एक वीडियो सबका, मैं आपके वीडियोज़ देख रहा था, जो आपका सबसे शॉर्ट, सबसे वायरल है, जिसपे 72 मिलियन व्यू हैं, 7.25 करोड़ रुपए, वो वो है आपके एकदम आपके जो आपने बताया था, आपके आईडी कार्ड पे। आप सही। जब सर मैं एक बार ऑडियंस को बता रहा हूँ, सर मेरे से पहली बार मिले नैनीताल में। तो हम नैनीताल में मैं नैनीताल गया हुआ था पंतनगर एयरपोर्ट पे। अपन एयरपोर्ट में मिले थे। तो नैनीताल से मैं आ रहा था सर, 7 बजे जाते एयरपोर्ट पे मिले। तो ये बोले कि सर आप राहुल मलोदिया हैं क्या? मैं कहा मैं राहुल मलोदिया हूँ। बोले यार मेरे कोई है वो भी आपके वीडियो देखते हैं। मैं कहा, आपका परिचय? बोले मैं हर्ष जैन। आप क्या करते हैं? सर मैं मोटिवेशनल वीडियो होंगे। फिर बोले सर देखो मैंने टोपी लगा रखी थी इन्होंने। बोले सर मेरा आईडी कार्ड मैंने छुपा रखा है, देखो अभी आप मुझे पहचानोगे। जैसे ही उन्होंने हटाई, मैंने कहा सर आपके तो वीडियो मैंने खूब देखे हैं। फिर हमारा परिचय हुआ। तो सर आपके आईडी कार्ड के बारे में कि ये जो है, इस आईडी कार्ड के पीछे का क्या कारण है? ये बाय चॉइस है? ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? बाय चांस है? चक्कर क्या है? आपका तो सर्च सर्च वीडियो है ये। हाँ, सबसे बड़ी सर्च इस नाम से होती है। यस, अब उसमें 72 मिलियन प्लस है। हाँ। हाँ, का ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया है। मतलब यूँ कहूँ कि जिस वक़्त ये घटना हुई थी वो दिन था 14 मार्च 2016। उस दिन मैंने बालों को छोड़ दिया था। अब आपकी बात का सवाल 2 सिरे कवर करता है। पहला तो ये कि मेरे बाल जा ही रहे थे। जिस कर्म के उदय में गए होंगे वो मैं समझ सकता हूँ। मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। मैंने परिवार के बस 15-20 बच्चों को गंजा कर दिया था और कर के मैंने कहा हाँ, तो सब मुझे कहते, "हर्ष तेरा और मेरा नंबर आएगा।" मैं सबको करता चला गया और जैसे मेरा नंबर आया मैं दीवार कूद के भाग गया। 2004 में बंधा हुआ कर्म एक दिन तो उदय में आना ही था। तो जिस उम्र में बच्चों के बाल नहीं जाते उसमें मेरे जाना चालू हो गए थे, तो लगभग जा ही रहे थे। लेकिन फिर गुरुजी ने ये भी कह दिया था कि जीवन में जिस चीज़ से आप तीव्र राग करोगे वो बहुत गहरे से दुःख देगी। तो जो आपको छोड़े उससे पहले अगर आपकी छोड़ने की भावना मजबूत हो गई, तो फिर दर्द नहीं होगा। तो आज तो ये सिंबल कहने लग गए लोग, आज इसको आप कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आज तो ये प्रश्न बन गया, उस दिन तो आप ये समझिए कि वो जो घटना थी कि ये हटा के बाहर निकलना, उस दिन का अलग थी, आज की अलग हो गई। अब तो प्रकृति ने कुछ चीज़ें पलट वो दी। आपने टफ डिसीजन लिया तो अब आप और बढ़िया है। इसलिए मैंने उस जीवन समय में कोमल हो ये जाते। हाँ, मैंने लिए जीवन में टफ डिसीज़न है। मैंने कहा यार इनका त्याग करते हैं। तो उस वक़्त मैंने 14 मार्च 2016 को बालों का आजीवन त्याग किया। जैसे मैंने त्याग किया 16 के बाद करवटें बदलना चालू की, तो मैंने एक चीज़ महसूस की, मेरे बाल डबल आने लग गए। क्योंकि ये जैसे अपन इसको साफ करते हैं ना, तो बालों का यही है कि साफ करने से आते हैं। तो इनको पूरी हवा मिली, पूरी ऑक्सीजन मिली, पूरा पोषण मिला, तो ये संख्या में बढ़ते जा रहे थे। नहीं अब ठीक है, तो वो आज भी बढ़ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अब तो इनको खूब खूब शेव मिल गई ना, लेकिन वो त्याग है, तो मेरा बालों का त्याग ही है। ग्रेट। सर मोटिवेशन के बारे में 2 चीज़, आप मोटिवेशन बहुत अच्छी करते हैं, इसमें 2 चीज़ है। एक धड़ा कहता है मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं नहीं यार ये फालतू की चीज़ है, इससे क्या लोगों को बिना बात ही झूठी आशा दे दी जाती है, यार इससे क्या क्या होता है? तो मैंने कहा आप इसे इसका आंसर लेंगे। कई कई लोग इसको झूठी आशा कहते हैं कि यार बिना बात चढ़ा दिया ऊपर। कई लोग कहते हैं भैया इसके बिना तो आदमी कैसे उठेगा? हनुमान जी को ही लगी थी, तो यार हमको तो हम हनुमान जी से भी तो ज़्यादा थोड़ी है, हमको भी लगेगी। क्या है इसका बीच में? क्या आपकी ओपिनियन क्या, आप क्या बोलते हो? के तो दोनों ही वर्ग सही रहे हैं राहुल जी, हाँ। दोनों वर्ग अपनी-अपनी जगह सही हैं। लेकिन अपेक्षा किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं, वो थोड़ा देखने वाली बात है। हुँ। मतलब वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वस्तु को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रभाव क्या होगा। आप मान के चलिए देसी घी, इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है? भारतीय देसी गाय का शुद्ध देसी घी, 48 मिनट में निकाला हुआ दूध गरम करके जामन देके सही मर्यादा में अठप्रेरा घी, इससे शुद्ध और पवित्र चीज़ प्रकृति में क्या होगी? सही बात है। लेकिन अगर मक्खी उसके ऊपर बैठ जाए तो मक्खी अगले कुछ घंटों में मर जाएगी।
डालडा पे बैठ जाएगी, वनस्पति पे बैठ जाएगी, कचरे वाले बैठ जाएगी, लेकिन शुद्ध देसी घी पे अगर मक्खी बैठ गई तो बीमार होगी। निम्बोली बहुत अच्छी चीज़ होती है, नीम की निम्बोली देखी आपने? कितनी हुँ। मीठी लगती है वो। अगर कौवा खा ले तो साला अगले कुछ दिनों में चला ही जाएगा दुनिया से। क्यों? निम्बोली उसको सूट नहीं करती। आप देख लो, गधे को मिश्री खिला दो आप। अब मिश्री कितनी पवित्र चीज़ है, एल्केलाइन है। उस वो गधा मिश्री खा ले तो 9 के 9 छेदों में से धुआँ निकलेगा गधे के। अब इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी मिश्री इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रहण किसको करवाई जा रही है, असर कैसा कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। शहद औषधि है। मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन शहद औषधि है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और कुत्ते को आप खिला दो, देखो अब कुत्ता को तकलीफ हो जाएगी, कुत्ता बीमार हो जाएगा। दुनिया में वस्तु क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता, ग्रहण करने से भीतर क्या हो रहा है वो। जिस आदमी ने मोटिवेशन लेते अपने जीवन का पुरुषार्थ नहीं किया, उसके लिए मोटिवेशन को गाली देना ही धर्म है। क्योंकि उसे अब ये लग रहा है, अरे इससे फली फूटने वाली होती तो फूट गई होती। अरे तेरी फली मोटी है, औजार छोटा है, तेरे में दम ही नहीं है, फोड़ पाएगा, इसका मतलब मोटिवेशन तेरे लिए बेकार है। सही तो बात है। प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम, अरे भाई साहब, नमक की डली मुंह में दबी और आप उसे हल्दीराम का रसगुल्ला खिलाएं, वो कह रहा वो खा रहा। अरे रसगुल्ला खा रहा नहीं है, नमक की डली निकाल तो ये मीठा लगेगा। अब पहले से वो हो तो मोटिवेशन खराब ही लगेगा। उसकी अपेक्षा से बोला, अच्छा किसको लग रहा है? जिसने दीपक तो तैयार कर रखा है, बाती भी खींच रखी है और पुरुषार्थ करके तेल डाल रखा है। अब वो चाहता है, हे प्रभु मेरे को सिर्फ माचिस मिल जाए रे। अब ये दीपक मतलब क्या? अपने जीवन का कोई टारगेट सेट कर रखा है। हुँ। तेल मतलब क्या? पुरुषार्थ तैयार है, पूरी प्रिपरेशन तैयार है। बाती मतलब अपना डायरेक्शन, अपना नीश क्लियर है, अपनी दिशा क्लियर है। इग्नाइट करने वाला कोई चाहिए। उनके लिए मोटिवेशन काम करता है, जिनकी तैयारी है। वो इग्नाइट होते हैं, वो चिंगारी आग में बदलती है। बेचारे वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि निम्बोली भी कितनी अच्छी हो, रसगुल्ला कितना अच्छा हो, जिसके डायबिटीज उसको नुकसान ही करेगा। सही बात है। कहने का मतलब, जिस आदमी की प्रिपरेशन है और अब इग्नाइट होने वाली पोजीशन पे आ गया कि मेरा दीपक तैयार है प्रज्वलन करने की, वहां मोटिवेशन उसके लिए प्राणवायु है। और जिसका दीपक भी नहीं है, पानी में बुझी हुई बैठा है, अब वो कह रहा है मेरी जल नहीं रही, तेरी जल भी नहीं पाएगी, क्योंकि कैसे होगा सर? तो दोनों हिस्से हैं। बस सिर्फ़ मोटिवेशन के भरोसे वही वाली बात है कि यस, यस। मोटिवेशन हनुमान जी पे काम कर गई कि उनके अंदर सामान था। था। अगर वो बाकी बंदरों को कहते थे जामवन जी कि यस, देखो जी यस, कूद जाओ, यस। तो पता चला समुद्र में बह गई पूरी सेना ही। एग्जैक्टली सर, प्रिपरेशन जरूरी है तो थोड़ा। जामवन जी ने देख-दाख के दी इस पे काम इस पे करेगी, काम करो। ये करेगी। यस, यस। ग्रेट। चलो सर, अच्छा अपन देखनी बात अपन तो वीडियो बोलते हैं भाई, हमको क्या पता हाँ। तुम जामवन तो या बंदर यस, यस, जिस पे यस। जैसा असर कर रही है। असर के ऊपर डिपेंड है। ग्रेट। और सर एक जो बहुत बड़ा उत्सव है भारत में जो है ना, भारत में अब की बार की दिवाली, राम मंदिर स्थापना की भी जितनी चर्चा नहीं हुई, उससे ज़्यादा चर्चा हुई, एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, वही अंबानी जी की शादी। हाँ। तो उस पे बहुत बातें हुई साहब और बहुत लोगों ने बहुत टेक दिया। पर आपका टेक लोगों ने मैसेज किया कि भाई साहब ये शादी पे जो कई लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, अगले का पैसा कर रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, हाँ। इकोनॉमी बढ़ रही है। कोई जना कह रहा है यार दिखावा कर रहा है, गरीबों के देश में इतना करके जलाते थोड़ी है। क्या बोलते हो मतलब क्या उसमें आम आदमी कैसे आम आदमी उसको कैसे देखे? क्योंकि ऐसा यस, एज़ अ मोटिवेशन भी ले सकता है, यस, एज़ यस। अ जलन भी ले सकता है। यस, यस। यस सर। राहुल जी, आपने जो बात कही सच में, मतलब जीवन के कुछ विचार, कुछ चीजें, यूं कहूं हर विचार के परमाणु का जो आकार है, साइंटिफिकली देखें या स्पिरिचुअली देखें, उनकी शादी एक विचार था, उन्होंने मूर्त रूप दिया। अब उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर जो विचार आ रहे हैं, वो भी किसी न किसी का विचार है। इस विचार का अंतिम सिरा परमाणु है और परमाणु का आकार छड़ की तरह होता है। हुँ, छड़ मतलब यूँ डॉट नहीं है। छड़ होते ही 2 सिरे आते हैं, एक ऊपर का सिरा, एक नीचे का सिरा। यूँ ऊपर-नीचे भी नहीं करें तो कि एक लेफ्ट का सिरा, एक राइट का सिरा, मतलब 2 सिरे तो हैं। अब जब 2 सिरे हैं, तो जीवन के हर एक विचार, हर घटना के जब 2 सिरे आते हैं, तो यहाँ का सिरा कहेगा, ये शादी, ओ हो! प्रभु मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूँ, कभी मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर पाऊँ और लोगों को ये दिखा पाऊँ। ये सिरा कह रहा है, फालतू के चोंचले हैं, ये चोंचलों में मरवा दिया साला, देश को कितना मिल जाता, इससे इतना हो जाता, इतना। दोनों सिरे हैं। अब अपन क्या करें? अपने को क्या मैसेज लेना? अपन चलते हैं महाभारत पे। जो यहाँ हुआ वो महाभारत में भी हुआ था। जैसे ही इंद्रप्रस्थ बनने की तैयारी हुई, तो भीम ने कहा ये सब बनना चाहिए, इनकी जल जानी चाहिए। अर्जुन ने कहा ऐसा होना चाहिए कि हस्तिनापुर हिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अलग नगरी बसाई इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ का जो कोटेशन आया, जो ज्योमेट्री आई, जो ब्लूप्रिंट आया, वो इतना एक्सपेंसिव और इतना हाईटेक था। अब युधिष्ठिर बेचारा कोमल व्यक्ति, युधिष्ठिर ने कहा नहीं भैया,
मेरे तो थोड़ा-सा दिल दुख रहा है। जनता को देखो, लोगों को देखो, अपने और उनके बीच में गैप कितना हो जाएगा। नहीं, नहीं, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, जेलसी बढ़ जाएगी। युधिष्ठिर अपनी जगह सही कह रहा है, लेकिन ये वाले युधिष्ठिर भी नहीं है। जो जिनकी अभी जल रही है या जिनको यूँ लग रहा है कि वो युधिष्ठिर भी नहीं है, वो उस जगह भी नहीं खड़े हैं, वो अपना ऐसा होना चाहिए। अपने आप को कसो भाई, किसी तो कसौटी पे कसो, इधर खड़े हो कि इधर खड़े हो, किस बिहाफ पे खड़े हो? जब ये पांचों पांडव, द्रौपदी, ये सब मिलकर अपनी बातें कर चुके थे, तब आए 3 लोग के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और उन्होंने कहा, इंद्रप्रस्थ जितना अच्छा बना सकते हो, उतना अच्छा बनाओ। जितना पैसा लगा सकते हो, उतना लगाओ और जितना इस छड़ को खींच सकते हो, उतना करो। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि दुनिया ईर्ष्या करेगी, जलन करेगी, तुमने इस हिस्से को पोषण दिया है और इस हिस्से को अगर दुनिया का हर व्यक्ति यहाँ पोषण देता रहा, तो ये छड़ का आकार इतने गर्त में जाएगा कि पूरे विश्व में किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें यहाँ नहीं सोचना, तुम्हें प्रेरणा को सोचना है कि एक भी व्यक्ति, जिस आदमी के भीतर ये प्रेरणा पैदा हो सके, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये न्याय नीति से कमाना है पैसा और ये पुरुषार्थ करना। अगर ये प्रेरणा तुम खींच सकते हो, तो छड़ को खींचो ऊपर की तरफ और लोगों के लिए। तो कृष्ण जी ने कहा, इंद्रप्रस्थ ऐसा ही बनना चाहिए। तब वो ऐसा बना कि वो जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं था, जहाँ पानी था वहाँ पे दिख नहीं रहा था और ये दुर्योधन जी ने कांड हो गया। कांड के चक्कर में इतना बड़ा महाभारत हो गई। लेकिन कृष्ण जी ने बोला है, 10 लोग जलें तो जले, लेकिन अगर तुम विश्व में किसी एक के लिए भी प्रेरणा हो सकते हो न्याय और नीति से उठने की, तो यहीं खड़े रहना। यहाँ फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छड़ के इस हिस्से में बहुत कुछ गलत है। जो प्रेरणा नहीं है, खाली बातें हैं, खाली, और जीभ को लगता है क्या इतना सही तो करना पड़ता है। यहाँ ताकत और पुरुषार्थ लगती है सर उठने में। सर इस पे मेरे जो 2 सेंट है ना, मुझे जो लगा इस घटना के बाद, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ यूथ जो चर्चा हुई, यूथ की बिज़नेसमैन्स में बैठा चर्चा हुई, उनका एक जो एक रिस्पेक्ट था ना कि यार बॉलीवुड वाले, बिज़नेस, वो उसमें का चर्चा ही खत्म हो गई। बोला नहीं यार, व्यापार ही है चीज़, बॉलीवुड तो क्या है? अगर इसके बॉलीवुड ऊपर वॉलीवुड कुछ नहीं है। तो आपने तो बहुत हाँ, बोला है इस ना? शादी के ऊपर। इस पे सच में 2 4 5 लोग मिलकर बातचीत करें तो इतना निकल के आएगा कि ये घटना सिर्फ एक शादी नहीं थी। हुँ, ये पूरे विश्व के लिए अलग-अलग तरीके के संदेश थे। कितने संदेश थे? वहाँ पर जो साधु लोग बैठे थे, ये एक संदेश था कि मेरा बेटा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। इनके ऊपर वो आशीर्वाद ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री भी थी। वहाँ हुँ, पे हाँ, तो हर जगह से एक संदेश मिलता है। राहुल जी को सोच के तो देखें हुँ। कि वो कितने करोड़ लगे उसमें? प्री 5 वेडिंग में 1100 करोड़ लगे थे, फिर लगते जा रहे हैं। आप सोचो ये कौन-सी शादी पे? हाँ, ये भी है शादी ना। भी तो बहुत ज़रूरी है। वो तो लगातार हुई। कौन-सी शादी पे? तो 4-5 हज़ार करोड़ यूँ यूँ हवा नहीं हुए, यूँ फूँके नहीं गए। बहुत कुछ हुआ है। पूरे विश्व ने देखा है, पूरी चीज़ों ने देखा है। वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे, वहाँ पे विपक्ष के लोग पहुँचे, वहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग पहुँचे। कौन अधूरा रहा? वहाँ स्पोर्ट्समैन पहुँचा है, हाँ, वहाँ ये क्या था? कुछ तो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, कुछ तो कहना चाहते थे, लेकिन स्पष्ट नहीं कहेंगे, जिसको जो समझ में आए। जिस अंधे ने हाथी के पाँव को छुआ, उसने कहा ये खंभे जैसा है, जिसने पेट को छुआ ये दीवार जैसा है, जिसने कान को छुआ ये पंखे जैसा है, जिसने पूँछ को छुआ ये साँप जैसा है, जिसने सूँड को छुआ वो अजगर जैसा है। जो जितना छू पा रहा है, लेकिन जिसकी चेतना और प्रज्ञा जितनी ज़्यादा ब्रॉड होगी ना, वो उतना ग्रहण करेगा। नहीं, घटना छोटी नहीं थी, पैसा बर्बाद नहीं किया है। एक-एक हिस्से को देखो और एनालिसिस करो, कुछ तो माल मिलेगा। तो मैं उस पक्ष में हूँ, उठना चाहिए सर। अगला वाला कोई आए और कहे, इससे ऊपर क्या गर्व तो क्या बात देगा? क्या सही बात बात है। है। काहे का सेलिब्रिटी? काहे का वो? अरे उसकी क्या है, वो बैकग्राउंड डांसर बन के नाच रहा। हुँ। तो जो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इस शादी के बाद, मतलब मैं कह रहा हूँ एक युवा भी किसी का फ़िल्म स्टार का पोस्टर हटा के हाँ, बिज़नेसमैन का लगा देगा, सही बात। शादी सफल हो गई, एक मैं तो ये नई बोलता वेव हूँ सर। चलती है। उन्होंने शादी में छड़ लगा दी। हाँ, उन्होंने एक वो डांसर की चड्डी दिखाई। वो भी एक चर्चा का विषय रहा। हाँ, उन्होंने अदब की पराकाष्ठा दिखाई, हाँ। उन्होंने धर्म की पराकाष्ठा दिखाई, भारतीय कल्चर की पराकाष्ठा दिखाई। ये दिखा के छड़ को ऊँचा किया। ये दिखा के उनको भी शामिल किया, अरे सुनो तुम्हारे लिए भी माल है, आ जाओ। तुम भी आ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि वो इसको यहाँ घुसेड़ दे, इसको यहाँ। सब चीज़ों को मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी और वो नहीं किया, लेकिन ट्रेंडिंग था, सब बताते थे घरवाले। मैं इतना देखता नहीं हूँ, तो मेरे को सारे लोग कहते हैं, "अबे पता तो क्या करके रखा करो, क्या हो रहा है?" मैंने कहा देखो आनंद आ रहा है, इसको ले आनंद ले। कभी क्या खबर आ रही है, कभी क्या खबर आ रही आनंद लेना चाहिए, ग्रेट। मैं कहता हूँ जॉब लेने वाला ना बन के देने वाला बनना चाहिए। शायद भारत तभी सोने की चिड़िया बनेगा। आपका क्या एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या ओवरऑल थोड़ा ओपिनियन है? पीछे से चलते हैं सर। हाँ, भारत सोने की चिड़िया क्यों था? इसकी वजह थी एंटरप्रेन्योरशिप। 5000 साल पहले भी जाओगे आप, तो एक आदमी अपने जीवन में किसी के भरोसे नहीं था।
सुबह निकलता था और शाम तक व्यवस्था करके लाता था खुद के बल पर, खुद के पुरुषार्थ पे। चाहे वो शिकार करके लाए, चाहे कुछ पैदा करके लाए, वो अपने बच्चों का पेट पालता था एंटरप्रेन्योरशिप से। वो थोड़ा विकसित हुआ तो उसने किसान की खेती करके अपना जीवन चलाया, तब भी वो एंटरप्रेन्योर था। वो तब भी कहता था मुझे किसी से ना कंपनसेशन चाहिए, ना मुझे किसी से मुआवजा चाहिए, ना मुझे किसी से सब्सिडी चाहिए। हे प्रभु! तेरा और मेरा भाग्य का कनेक्शन है, मैं मेहनत करता हूँ, तू दे। तो भाग्य पे चलता था, तब भी एंटरप्रेन्योरशिप थी। अगर इस भारत के असली बीज को देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप ही थी। ये पूरे विश्व को व्यापार देता था। यहाँ का हर व्यक्ति लोगों को रोजगार क्रिएट करता था। लेकिन जब से मेकाले आया और एक शिक्षा का मॉडल बना और उस मॉडल से जो खेप निकलने लगी, इसने इस देश की विचार शक्ति को खत्म किया है कि एक विचार मूर्त रूप ले सकता है क्या? एक विचार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है क्या? एक विचार सर्विस में कन्वर्ट हो सकता है? एक विचार प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट हो सकता है क्या? उस बीज को खत्म किया है इस शिक्षा के इस मॉडल ने। नहीं, जब तक गुरुकुल थे, जब तक वो व्यवस्थाएँ थी, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप ही थी। वो बीज खत्म किया। अब आज बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर जो ओरिजिन है, जो ओरिजिनल डीएनए भारत का, वो रोजगार देने वाला है, वो दुनिया को दिखाने वाला है, वो देने वाला है। लेकिन ये जो इतने वर्षों में जो खेप तैयार हो गई, इसको ताकत लगानी होगी अपने को मिलकर कि विचार को मूर्त रूप में लाओ। उस मूर्त रूप को लाके रिफाइन करो, फिर उसे बड़े रिसोर्सेज में कन्वर्ट करो। ये ताकत अपने को लगानी होगी। मेरा ये विचार है, मैं इस पे अपनी जितनी बुद्धि और प्रज्ञा उतना कोशिश करता हूँ। इतना ज़्यादा बहुत डीपली नहीं जानता हूँ जितना आप स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक प्यास रहती है, भीतर विचार पैदा करो। केवल सैलरी को अगर जीवन बना लिया तो इतना ज़हर बनेगी कि आपके जीवन के उस विचार की क्षमता को ही खत्म कर देगी। आजीविका चलाने के लिए सैलरी ज़रूरी है, ओके। लेकिन उस विचार शक्ति को जो प्रोडक्ट बन सकती है, जो सर्विस बन सकती है, जो दुनिया की ज्वलंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वो मानव आपके भीतर है, उसे मत मारो भाई। उसे निकालो, उसे कुछ करो, वो एक बिज़नेस मॉडल बनेगा। आज कितनी दुनिया ने देखा है पिछले 5 साल में कितने हुनर बाहर आए। हर हुनर ने एक व्यापार का मॉडल बनाया, हर हुनर ने लोगों को कुछ दिया। ऐसा हर व्यक्ति के भीतर बीज है, उसे उसे हवा देने की ज़रूरत है, उसे पनपाने की ज़रूरत है। वो बड़ा व्यापार बन सकता है, वो बहुत बड़ा धंधा बन सकता है, वो लाखों लोगों को कुछ बड़ा दे सकता है। मैंने विकास दिव्य कीर्ति जी का एक वीडियो सुना, वो कह रहे हैं जब मैंने मैंने अपना जॉब किया तो मैं मेरा आजीविका चला रहा था। मैंने सोचा मैं अपना काम शुरू करता हूँ, 3 लोग मेरे साथ आए। आज 1800 लोगों का परिवार मेरे साथ है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा वो एक निर्णय, सैलरी छोड़ा और मैंने विचार को मूर्त रूप दिया। आज 1800 परिवार उस निर्णय की वजह से जीवन को ग्रो कर रहे हैं। अरे रे! मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, एक तो होता है कोई घटना घट जाना और एक होता है उसे इस तरीके से बताना जो कलेजे में जाए। मुझे बहुत खुशी, एंटरप्रेन्योरशिप मेरे जीवन का मिशन है। मेरे जीवन में जितना मेरे में अपना बुद्धि बल है, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। उनके जीवन में और कुछ हिस्सों को नहीं तो कुछ ऐसे हिस्से जो ऊर्जा ही दे दें, मैं उनको तो डेवलप कर सकूँ, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। होना ही चाहिए। मेरे बच्चों की शिक्षा के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उनको वो इतने मस्त हैं कि पापा हमारे 90 आ रहे हैं, 93 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, खुश ही नहीं होते। मैंने कहा बेटा खुश नहीं होता है नहीं है, कभी जीवन में फेल भी हो गए तो मैं दुखी भी नहीं होऊँगा। तुम्हारे भीतर जो पुरुषार्थ है वो ही तुम्हें आगे लेके जाएगा। जब हमने सम्मेद शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया था, हमारा जेएनयू का पवित्र हुँ, तीर्थ हुँ, हुँ। क्षेत्र है, उस वक़्त एक वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था साहब ये लोग 1 करोड़ हैं, लेकिन 20 करोड़ लोग इनकी वजह से रोज़गार में सही कहीं न कहीं संबंध रखते हैं। कुछ तो दम है। किस बल पे? ये एंटरप्रेन्योरशिप का बीज है उस उसी व्यक्ति में। दम पे। ये सब में होना चाहिए और है सर, लेकिन वो सिस्टमैटिकली मरा है, वो सिस्टमैटिकली उसे सुषुप्त अवस्था में भेजा गया है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। वो जब जगेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। वो अपन करेंगे सर, अपने-अपने हिस्से का काम करना मैं है। कह रहा हूँ अपनी तो माचिस लेके ही घूम रहे हैं, बस बस, दिए मिल जाए। बस, वो बस। दिए मिल जाए जब बाती लगी हुई हो। एग्ज़ैक्टली सच में, तो जेब में माचिस लेके ही घूमते हैं। सही बात। और मैं बिज़नेस में एक एक एंगल और इसमें और देता हूँ सर, कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी चीज़ है। अपन को जो रोज़गार दिख रहा है, लेकिन आप देख लो कि अगर अपन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने देखो रोड बनाए, ब्रिज बनाए, टैक्स से बनाए, तो टैक्स कौन दे रहा है? एंटरप्रेन्योर दे रहा है। हाँ। फिर आप आ जाओ कि साहब चैरिटी जो जितने धर्मशालाएँ बन रही है, पूजा-पाठ हो रहे हैं, ये चीज़ें लंगर चल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? चैरिटी, वो चैरिटी जॉब वाला कहाँ से देगा? उसकी तनख्वाह इतनी हो, खुद का ही कर ले तो चैरिटी कहाँ से हो रही? एंटरप्रेन्योर्स। धर्मशाला है कौन सा? एंटरप्रेन्योर। टैक्स कहाँ से? एंटरप्रेन्योर। रोज़गार कहाँ से? एंटरप्रेन्योर। और फिर ये सारी चीज़ करने के बाद भी वही है, डीप में जाके समझें, एक इकोनॉमिक्स में चैप्टर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि बिज़नेस कैसे होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो एक तो होता है लैंड लगती है, ज़मीन चाहिए।
लेबर चाहिए, आदमी चाहिए, फिर भाई साहब पैसा चाहिए और फिर उनको सबको काम में लगाने वाला एंटरप्रेन्योर चाहिए। हुँ, अब कई देश ऐसे हैं जहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं, जनसंख्या की कोई कमी नहीं, पैसा भी वर्ल्ड बैंक से सब उधार मिल जाएगा। वो देश ही ग्रो नहीं हो रहा, क्यों? वो एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। हाँ। क्योंकि इन तीनों को काम में लगाने के लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए। हुँ, क्यों? हुँ, देखो जो ज़मीन देगा वो तुरंत कहेगा किराया ला, हुँ, किराया ला। जो लेबर आएगी वो कहेगी तनख्वाह ला, जब पूँजी आएगी कहेगी ब्याज ला। एक एंटरप्रेन्योर कहता है चलो तुम तीनों को काम में लूँगा, तेरे को पहले ब्याज देके फ्री करता हूँ, तेरे को तनख्वाह देके फ्री करता हूँ, तेरे को रेंट देके फ्री करता हूँ, बाद में कुछ बचा तो मेरा, नहीं बचा तो नहीं क्या बचा। बात है! वो कितना खतरनाक रिस्क ले रहा क्या है यार, बात है! उसका रिस्क देख रहे हो? उस जिगरे की साइज़ ही अलग है। वो इसीलिए तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को कहते हैं रिस्क। वो यस, रिस्क कह रहा है कि भाई जो नौकरी करेगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी, जो माल देगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी, जो प्रिंटिंग कॉपी आएगा ज़िम्मेदारी मेरी, चाय वाले को चाय पीने की ज़िम्मेदारी मेरी, बैंक को क्या ब्याज की ज़िम्मेदारी बात मेरी और सरकार को टैक्स की ज़िम्मेदारी क्या मेरी बात है! और कुछ बचे न बचे मेरा पता नहीं। इसलिए कायनात उस आदमी को हाँ। मदद करती है, इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि जो दिखा नहीं है उसको देखने की कोशिश कर रहा है, जो आया हुँ, नहीं है उसे मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहा है। ये ताकत उस व्यक्ति को प्रकृति फिर देती है, उसे व्यक्ति देती है, उसे उपकरण देती है, उसे सोर्सेज देती है, उसे संसाधन देती है और वो करता ही है। लेकिन इस बात पे बिलीव हो, हुँ, लोगों को दृश्य पे विश्वास है, अदृश्य पे विश्वास नहीं। जबकि ताकत तो अदृश्य में है, हुँ। बिजली घूम रही है इन वायर में, टच करते पता चलता है, अरे, अरे, बहुत तंत्र मचता है। अदृश्य में ताकत ज्यादा है। और वही अदृश्य है, वो अदृश्य पे तो रिस्क लेता है सर। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे बहुत भारी महिमा आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। और आपने जो एक चीज़ कही ना, दुनिया के किसी भी देश और किसी भी अर्थव्यवस्था की आत्मा का बीज जहाँ से शुरू होता है, वो व्यापार है, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। उसके पीछे धरती का हर एक इंजन का वो इंजन है, सारी चलती है उससे। मैं फाइनेंस में क्लास लेता हूँ, उसका नाम है अर्थ बिना सब व्यर्थ। क्लास गज़ब! की हेडिंग होती है अर्थ बिना सब व्यर्थ। अरे वाह! अर्थव्यवस्था से ही तो सब व्यवस्था है। सही बात है। भाई यूएस पूरी दुनिया का पे बाप बन के घूम रहा है। क्यों? पैसे के पीछे, हुँ, इकोनॉमी। चाइना चाचा बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों? पैसे के पीछे। भारत को थोड़ी बहुत नमस्ते होने लग गई। क्यों? हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन के आस-पास आ गई। तो सही, पैसे से ही नमस्ते है। सही चाहे बात। व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो। हुँ, पैसे से इज़्ज़त है, पैसा एंटरप्रेन्योर है। यही गेम। सर अब आते हैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ पे और फाइनली आपके काइंड ऑफ रैपिड फायर राउंड है। तो एकदम अच्छा, फटाफट जवाब देना है। ज़्यादा कुछ वो नहीं है, हाँ, ज़्यादा लंबे में नहीं जाना। आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? सुशीला के साथ घूमना। सुशीला के साथ घूमना। 2 चीज़ें जो वेकेशन आपको पसंद है, 2 जगह, हाँ। एक इंडिया की और एक इंडिया के बाहर की जो आपको बहुत पसंद है एज़ अ वेकेशन? ओके, भारत में मतलब एकमात्र बोल रहा हूँ गुजरात, ओके। मेरे लिए बहुत फ़ेवरेबल है, इसलिए आपने मेरे लिए पूछा तो मेरे लिए। हाँ, मैं 15 के बाद विदेश जाना बंद कर दिया, 2015 के बाद तो मैं किसी भी विदेश को प्रमोट नहीं करता। ओके, तो ग्रेट। फेवरेट फूड? फ़ेवरेट फूड जो आत्मा से भी प्रिय था, जिसके लिए 500 किलोमीटर चला जाता था, भिंडी और चूल्हे की रोटी, अब हुँ, भिंडी का त्याग कर दिया। अब हुँ, है गवार फली और चूल्हे की रोटी। क्या बात है। कौन-सी कार ड्राइव करते हैं अभी? इस मौसम में ग्लोस्टर, बाकी मौसम में 3-4 गाड़ियाँ जो हैं, ठीक, अभी ग्लोस्टर। ओके। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी? गोल्ड, स्टॉक मार्केट, एनीथिंग, रियल हाँ, एस्टेट? मेरी पहली प्रायोरिटी रही है लाइफ में, जब मैं बहुत छोटी उम्र में था, तब से म्यूचुअल फंड्स को जाना है। और मैंने किसी भी तरह का जुआ खेला नहीं है जीवन में। हुँ, और एक आध बार अगर किसी ने सलाह दी होगी, खेला होगा तो उससे सीख लिया जीवन में जुआ नहीं खेलना। तो मेरा मंथली एसआईपी जाती है, उस पे मेरा एक सिस्टमैटिक निवेश है, मैं एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ, वहाँ पे मेरा जितना जानता हूँ उतना करता हूँ, वो अमाउंट बढ़ाता हुआ चलता हूँ। दूसरा है मेरा रियल एस्टेट में, जहाँ मैं कुछ प्लॉट्स और कुछ चीज़ों में लगा देता हूँ, ऐसा करके चल रही है, तो ये 2 ही चीज़ें हैं। आप सबको मोटिवेट करते हैं, आपको कौन मोटिवेट करता है? मेरे पापा जी का जीवन, मैं जब छोटा था उनको 18 घंटे भागते हुए देखता था। हुँ, वेटरनरी डॉक्टर, एक केस, दूसरा केस, महामारी आ गई, गलघोटू आ गई, ये आ गया, वो आ गया। 18 घंटे, 20 घंटे, बचपन में छोटा-सा ये ऐसे भी कोई भागता है क्या? औरों को ताश खेलते देखता, आजा तुझे गधा बनाऊँ। मैंने कहा यार ये तगड़ा है और ये इतना भागते हैं, बाप रे! यार गज़ब! फिर देखते-देखते मेरे अंदर पुरुषार्थ पैदा कर दिया मेरे पिताजी ने, वो स्वाभिमान पैदा किया। आज पिताजी की एज 74 है। हार्ट अटैक 2011 में आ गया, जब उनकी एज 60 के आसपास थी। 14 साल से अपने आप को फिट एंड फाइन। आज भी जब चेकअप करने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है यार अभी भी 15 साल की गारंटी लिखवा लो कि हार्ट अटैक से नहीं होगा कुछ भी। इतना क्यों? 4 बजे उठना, 6 किलोमीटर की वॉक करना, फिर पाँव में सूजन की एक अलग तकलीफ आ जाना, उससे जूझना, उससे ओवरकम करना, अपने आप को संघर्ष में बनाए रखना। मेरे पिताजी मतलब शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, अपमान सहने की ताकत और त्याग की भावना। ये 5 गुण मुझे जीवन में किसी में भी मिले, मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ। इसमें मेरे पिताजी टॉप पर हैं।
तो मेरे को ग्रेट। मोटिवेट वो करते हैं साहब। एक लास्ट क्वेश्चन कि आपका बेस्ट कोटेशन, मतलब जो कहते हैं ना एक लाइन ऐसी कि इंस्पायर करती है कि वाह, ओह! क्या गहरा एक लाइन सवाल, कोई भी या गहरी 2-3 बात है। 4 जो भी हो हाँ, सकती है, गहरी बात एक। है। मेरे को जो उठा देती है, हाँ, और ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा भाई, अपने जीवन में कोई एक लाइन गहरे से एक जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जीने का, मेरा ये है राहुल जी। छोटों को देख के जिएँ, बड़ों को देख के बढ़ें, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। ये 4 लाइन में मेरा जीवन है। छोटों को देख के इसलिए जिए, कुछ भी चाहिए, और अगर बड़ों को देख के जिया, तो मिले हुए पे कभी भी खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। आपने साइकिल चाहिए, पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया तो आप फिर दुखी। आप गाड़ी ले आए, पड़ोसी कार ले आया, फिर दुखी। आप हवाई जहाज ले आए, वो 2 ले आया, फिर दुखी। छोटों को देख के जीने में तो हर जगह समुद्र है आनंद का। छोटों को देख के। फिर बड़ों को देख के क्या करें? दुनिया ईर्ष्या करती है। आप क्या करो? बढ़ो। भारत में आप देखो, कभी इनकम टैक्स के छापे की खबर आती है ना, तो लोग चौराहे वगैरह ले साला कमा लियो, अब लियो तुम्हारी, अब निकली है ना तुम्हारे ये, इनको अलग ही तृप्ति मिलती है। वाह! बहुत लूटे थे वो। अरे मतलब तुम्हें तो आनंद इसमें आता है। नहीं, आपका जीवन अरे रे! इतना बड़ा कुछ किया है। मैं भी बड़े के लिए प्रयास, छोटों को देख के जिया, बड़ों को देख के बढ़ा, अच्छे के लिए प्रयास किया। पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं, अकर्मण्य कभी जीवन में होना नहीं, अपने जीवन का पुरुषार्थ जगाए रखना, ये मेरा स्वभाव है। और बुरे के लिए तैयार रहना। बुरे के लिए कितना तैयार रहना राहुल जी? जो भी जीवन में, पता है संयोग किसे कहते हैं? आप लोग भी जानेंगे संयोग किसे, मतलब जुड़ने को संयोग कहते हैं, मिलने को संयोग कहते हैं। तो सब कुछ मिला है। प्रभु ने यश दिया, नेम, फेम, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, परिवार, बच्चे, लोग, पत्नी, सोसाइटी, लोग, परिवार, प्रेम खूब दिया। पता है संयोग की असली परिभाषा क्या है? एक दिन जिसका नियम से वियोग होगा, उसे संयोग कहते हैं। एक दिन छूट जाएगा ये, एक दिन यही छूट जाएगा। तो जब सब कुछ ही एक दिन वापस छूटना है, तो इस तक के छूटने की सबसे बुरी खबर के बीच में कभी मान छूट सकता है, कभी स्वाभिमान छूट सकता है, कभी धन छूट सकता है, कभी जीवन का बीमारियां आपको वो हो सकती है, कभी स्वास्थ्य छूट सकता है। छूटेगा सब। जिस दिन छूटे उस दिन ही घबराना नहीं, बुरे के लिए तैयार रहना। जब पहले से प्रिपरेशन रहती है तो दर्द नहीं होता, और जब दर्द नहीं होता तो प्रकृति वापस पुण्य बांधती है, क्योंकि वो सहजता रखता है और वापस आदमी खड़ा हो जाता है। छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें, बुरे के लिए तैयार रहें। क्या बात! ये मेरे जीवन बहुत का बढ़िया। कोटेशन है। तो सब ये था हर्ष जैन जी के साथ पॉडकास्ट। आपने इनको मोटिवेशनल रूप में, जो आपने ऑन कैमरे में दिखा था उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेशनल ये ऑफ कैमरा है। और जिन जिस चीज़ों के बारे में से अंबानी की शादी को लोगों ने किस नज़रिए से देखा, इन्होंने किस नज़रिए से देखा, और इनके अंदर एक फिलोसोफर जो छुपा हुआ है, उसको शायद एक्सप्लोर करने में और समय लगेगा। तो एक पार्ट 2 जल्दी आपके लिए लेके आएँगे, और उसमें जैसे सर ने अपने मुँह से कहा कि सेल्स पे तो बहुत लंबी बात होनी चाहिए। तो हो सकता है आपके लिए एक सेल्स मास्टर क्लास और एक फिलॉसफी मास्टर क्लास जल्दी आए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में भाई साहब बताना है। कौन-सी लाइन ने आपको अट्रैक्ट किया? किससे आपने क्या सीखा? टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताएँगे कि सर 38 सेकंड, 38 मिनट 12 सेकंड पे ये वाली बात थी जो दिल को छू गई। और कैसा आपको पॉडकास्ट लगा, वो सारी चीज़ें हमें बताएँगे, और जल्दी आपके लिए हम पार्ट 2 लेके आएँगे। धन्यवाद। जय हिंद।